अध्याय 151 दिनचर्या 1। इस बीच नकली शहर में एक और दिन आ गया था। शहर के बच्चे संगीत सिटी की तैयारी अकादमी में जाने से पहले ही अपने घर छोड़ रहे थे, उसी समय जब शहर जीवंत में आ रहा था। इस शहर में शानदार मौसम का एक और दिन था। लगभग 18 डिग्री सेल्सियस 64.4 डिग्री फ़ारेनहाइट का सुखद तापमान और हल्की हवा जो शहर की सड़कों पर समय समय पर महसूस की जा सकती थी कि साबुत हवा में था, जबकि स्ट्रीट पर हलचल इस जगह पर सुबह से ही उल्लेखनीय था। अभी डांस सिटी के साउथ की ओर एक घर में 3 लोग सात छत की इमारत से बाहर निकल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और बातें कर रहे थे। 3 में से एक छोटी लड़की की उम्र 8 साल से अधिक नहीं थी। वह गुलाबी सूती पोशाक वाली कढ़ाई वाली थी और उसकी स्कर्ट एक बैग पर थी। दूसरा एक किशोर था जिसका वजन लगभग 1.4 मीटर था और वह शहर की सेना के विशिष्ट स्तंभों से बना हुआ था। अंत में वहां एक वयस्क व्यक्ति था जो लगभग 30 वर्ष का था और एक बड़ी पुआल टोपी पहने सामान्य पोशाक पहने हुए था। ये 3 थे यंग ली, उसका भाई और उसकी छोटी बहन। ली का बड़ा भाई ग्रिफ वर्तमान में 36 के स्तर पर था और वह 2 नौकरियां की थी। सुबह वह शहर के साकेत में गया था और दोपहर को वह लकड़ी की दुकान में काम करता था। वह ऐसा नहीं कर रहा था क्योंकि उसे और अधिक क्रिस्टल की आवश्यकता थी। नहीं, यंग ली के ब्लैक प्लेन आर्मी में शामिल होने के बाद उनका परिवार बहुत अच्छा कर रहा था। हालांकि ग्रिफ स्वयं मिनोस की सेना में शामिल होना चाहते थे। इस कारण से वह अपनी खेती की गति बढ़ाने के लिए और अधिक क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रही थी। इसलिए जब वह 39 के स्तर पर पहुंच गया तो उसे लगभग निश्चित रूप से युवा स्टुअर्ट की सेना में भर्ती कर लिया गया। वैसे भी ली अपनी बहन को शहर की आध्यात्मिक अकादमी में ले जाने वाला था, जो वह नियमित रूप से तब करती थी जब वह स्थानीय साम्राज्य में नहीं थी। उसके बाद वह हमेशा सेना मुख्यालय या मिनोस की हवेली में जाता रहा। कुछ समय के साथ चलने के बाद ग्रिफ अंततः एक विशिष्ट दिशा में मुड़ गया और अपनी राह लेने से पहले दोनों को साथ छोड़ दिया। ली, छोटी एन, तुम्हारा दिन शुभ हो। मैं तुमसे अलग हो जाऊंगी। अलविदा बड़े भाई, जब तुम वापस आओ तो मीठा लाना। एक छोटी लड़की ने ग्रिफ की ओर अपना एक छोटा हाथ लहराते हुए ये कहा। ठीक है छोटी एन, मैं देखूंगा कि मुझे ये क्या मिल सकता है। उसके बाद अधिक समय नहीं लगा और भाई बहन की जोड़ी एक पंचकोणीय इमारत के सामने पहुंची जिसमें 5वीं मंजिलें थीं और हर जगह खिड़कियां थीं। ये पिज्जा सिटी की प्रेप रेस्तरां अकादमी की इमारत थी जिसे ईस्ट ब्लैक स्टॉर्स अकादमी के कुछ सिद्धांतों में बनाया गया था। इस जगह को कई महीने पहले पूरी तरह से नया रूप दिया गया था, जिससे सबसे पहले इसका तारे के आकार का खोया गया था। अब इमारत का बहुत अधिक विवरण था। आखिरकार वहां छात्रों की संख्या की तुलना में लगभग 4 गुना था। इस कारण से मिनोस ने समझदारी से इस जगह का नवीनीकरण किया ताकि अधिक लोग यहां अध्ययन कर सकें। इसी तरह जब वे इमारत के चारों ओर बड़ी जगह के करीब पहुंचे तो ली ने अंततः अपनी बहन को लिव कह दिया। बाद में मिलते हैं, क्लास में ध्यान दो। बिल्कुल भाई ली, उसने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा और अपनी लाल चूड़ियां लहराते हुए इमारत के हिस्सों की ओर बढ़ गए। और यंग एन की क्लास शुरू होने में ज़्यादा वक्त नहीं था। अपने कमरे में एक मध्यम आयु वर्ग की महिला स्थानीय भूराजनीति के बारे में बात कर रही थी जब उसने कक्षा में पूछा, क्या आपको पता है कि हमारी एकेडमी से ग्रेजुएट करने वाले युवाओं के लिए क्या विकल्प हैं? ये देखकर आश्चर्य हुआ। कई छात्रों ने अपना हाथ ऊपर उठा लिया जबकि अन्य अपनी मेज पर बैठ गए। कुछ युवा मिनोस के प्रशासन की शुरुआत यहीं से हुई थी, जबकि अन्य केवल कुछ ही जगह से यहाँ थे। फिर टीचर ने एक दुबले पतले लड़के की ओर इशारा किया और फिर कहा, एलियट, आप उत्तर दे सकते हैं। हाँ शिक्षक। उन छात्रों के लिए जो ट्रेनिंग सिटी की प्रेपरेटरी अकादमी से स्नातक हैं, वे श्री मिनोस की सेना में जाएंगे, उन्होंने विश्वास के साथ कहा। युवा एलियट के पिता एक सार्जेंट थे और उन्होंने एक दिन अपने पिता के समान पद पर होने का सपना देखा था। ये चौंका देने वाली तस्वीरें चित्रा। ठीक है, आप पूरी तरह से गलत नहीं हैं, लेकिन यह वैकल्पिक विकल्प नहीं है। और भी कम से कम ब्लू रायपुर वाले लोगों को सेना में भर्ती किया जा सकता है। और कोई? मैं शिक्षक। श्वेत प्रतिभा के पास वह स्थानीय कृषि में जा सकता है, एक जवान लड़की ने जोर से कहा। ये सही है, लेकिन ये एकमात्र विकल्प नहीं है और आपको इन क्षेत्रों में प्रवेश की आवश्यकता नहीं है। आप में से प्रत्येक को अपने माता पिता से बात करनी होगी और विशेषता होगी कि आप क्या करना चाहते हैं। शिक्षक ने शांति से कहा। अन्य विकल्प भी हैं, आप एरे मास्टर, आयना और कीमियागर भी बन सकते हैं। ये 3 रिले हमारे शहर में पहले से ही मौजूद हैं और जब आप 2 साल में ग्रेजुएट हो जाएंगे तो एक क्षेत्र निश्चित रूप से आज की तुलना में बहुत बढ़िया होगा। लेकिन इतना ही नहीं, अन्य बेकार नौकरियां भी बहुत उपयुक्त हैं और निश्चित रूप से हमारी इंडस्ट्री में उनका भी स्थान है। टीचर ने ब्लैक प्लेन की वर्तमान स्थिति और इन बच्चों के लिए उपलब्ध विकल्पों के बारे में बात करना जारी रखा। उन्होंने यह अकादमी छोड़ दी। शहर को सभी देशों के विशेषज्ञों की आवश्यकता थी, लेकिन इससे भी ज़्यादा दिलचस्प होगा अगर ये व्यक्तिवाद शहर से ही हो।
अप्रवासियों के लिए अच्छी बात है, लेकिन हर समय शहर के बाहर आने वाले लोगों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता था। इस प्रकार इन बच्चों को ये समझाना था कि ड्रू सिटी में कई विकल्प थे, इस जगह के लिए सबसे अच्छा लगा। कम से कम जब मिनोस ने स्थानीय भू राजनीति कार्यक्रम पास किया तो यही उनका फेल था। वैसे भी जब एन इस सिटी के आध्यात्म अकादमी में पढ़ रहा था, ली ब्लैक प्लेन आर्मी के मुख्यालय में पहुंच रहा था। यह एक ऐसी जगह थी जहां मध्य क्षेत्र के शहर के लगभग आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया गया था और उस जगह के अंदर कई इमारतें थीं। इस क्षेत्र की पूरी तरह से दीवारें ढहा दी गईं, जबकि केवल एक ही प्रवेश द्वार था जिस पर अत्यधिक सुरक्षा थी। ये ड्रैगन सिटी का सबसे महत्वपूर्ण स्थान था, जहां रक्षा बल के केंद्र थे और जहां मूल्यवान ब्लैक ग्रेड तकनीक थी। इसलिए इस जगह की सुरक्षा बहुत कड़ी थी। 400 से ज्यादा सैनिकों की इस जगह पर नजर थी। वैसे भी मुख्यालय की दीवारों के पीछे इस जगह पर दो हलचल भरी इमारतें हैं। एक पुस्तकालय था जहां सैनिक अपनी खेती और युद्ध तकनीक सीखने के लिए रुकते थे। दूसरे ड्रैगन सिटी कल्टीवेशन टावर की एक छोटी सी प्रति की तरह थी। मिनोस के पास अपने सैनिकों को कल्टीवेशन टावर में स्काई के लिए कोई रास्ता नहीं मिला, जो एक ऐसी जगह थी जहां निश्चित रूप से दिन के किसी भी समय लाइन लगी रहती थी। तो उस जगह की तैयारी पहले ही हो चुकी थी। सेना मुख्यालय के अंदर एक छोटा संस्करण पहले ही बनाया जा चुका था। मुझे आशा है कि चौथे चरण के कमरे में भीड़ नहीं होगी, यंग ली ने कल्टीवेशन टावर की ओर बढ़ते हुए मन ही मन सोचा। इस स्थान पर केवल 20 साधना कक्ष थे, जिनमें से एक में ही 30 लोग आ सकते थे। यहाँ के सैनिक 3 शिफ्टों में बदल बदल कर मुफ्त में ट्रेनिंग ले सकते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन शिफ्टों का इस्तेमाल कर सकें। लेकिन वहाँ सभी के लिए जगह नहीं थी, क्योंकि सैनिकों की वर्तमान संख्या इस इमारत की कुल क्षमता से अधिक थी। वैसे भी मिनोस इसके बारे में बहुत कुछ नहीं कर सका, क्योंकि इनमें से प्रत्येक कमरे का निर्माण महंगा था और उसने पहले से ही क्षेत्र और शहर के सार्वजनिक खेती के टावरों में निवेश किया था। हालांकि सैनिक नाखुश नहीं थे, ये उनके लिए पहले से बहुत अच्छा था। आखिरकार यह मुफ्त था और उनमें से अधिकांश ने पहले कभी इस तरह की जगहों की कोशिश नहीं की थी, इसलिए उनकी मूर्ति की संख्या में इतनी जल्दी बढ़ोतरी नहीं हुई थी। वैसे भी ज़्यादा देर नहीं हुई जब ली उस स्थान के प्रवेश कक्ष में देश और पहचान काउंटर पर अपना परिचय देने के लिए दौड़े। ली 11 साल, लेवल 31 कोरल। एक छोटे भरोसेमंद आदमी ने काउंटर के पीछे की दीवार से चाबी लेते हुए की पहचान की। हा, यंग ली, आज तुम बिल्कुल टूट गए थे। वह चौथे चरण के कमरे की आखिरी चाबी थी। ये सुनकर ली ने राहत की सांस ली और वह आदमी आराम करने के बाद अपने खेत के कमरे की ओर चला गया। जब दोनों भाई बहन अपना काम कर रहे थे, सेना मुख्यालय या आध्यात्मिक अकादमी में, ग्रिफ पहले ही सांस्कृतिक क्षेत्र में पहुंच गया था, जहां वह आज काम करने जा रहा था। ग्रिफ का काम सरल था। इसके अलावा जब कटिंग की आवश्यकता थी, जिसके लिए सभी किसानों के व्यक्तिगत यांत्रिक कार्य की आवश्यकता थी, तो उन्हें केवल एक विशिष्ट क्षेत्र में तकनीकी की जांच करनी थी। सींच की एक सरल व्यवस्था थी, लेकिन किसानों की हमेशा यही जांच रहती थी कि पानी की कमी या अधिकता से बचने के लिए सब कुछ सही है या नहीं। उन विपत्तियों से भी बचना था जो किसी भी लक्षण पर प्रकट हो सकते थे। लेकिन ये बहुत आसान था और इस दुनिया में कोई भी इसे नहीं कर सकता था। किसी भी तरह से प्लेग को समाप्त करने के लिए दैनिक सुपरमार्केट का निरीक्षण करना और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के उपयोग की व्यवस्था करना था। निःसंदेह इसमें जंगली जानवर भी शामिल थे, जो संस्कृति के जंगलों तक पहुंच सकते थे। लेकिन इन किसानों के लिए यह बहुत अच्छा था, क्योंकि मिनोस को स्थानीय सरकार को बढ़ावा देने की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार कुछ शिकारी इन आध्यात्मिक कोयले से कुछ की प्रतीक्षा में कृषि में काम करते हैं। इनमें से कई लोगों के लिए वैधानिक रूप से काम करने वाले के लिए यह अतिरिक्त आय का एक स्रोत था। ये प्रतीत होता है कि बहुत अच्छा लगता है। ग्रिफ ने इसके बारे में तब सोचा था जब सूर्य की किरणें अपनी माला पर पड़ रही थीं। सूर्य की गर्मी वास्तव में एक बहुत ही सुखद बात थी और ग्रिफ ने, जब भी संभव हुआ, इसका लाभ उठाया। अध्याय 152, दिनचर्या 2। जब त्रिभाई बहन अपनी नियमित कोचिंग कर रहे थे, तो युवा एलिसन के लिए भी वही हो रहे थे। ली के विपरीत, डे की शुरुआत प्लेन आर्मी मुख्यालय में प्रशिक्षण के साथ की। एलिसन की संस्था इस बदलाव में थी, और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो साधना के एकमात्र चौथे चरण में था, अपने क्षेत्र में, सामान्य तौर पर शहर में प्रवेश करना और होने वाले किसी भी संघर्ष को हल करना शामिल था। केवल दोपहर में एलिसन मुख्यालय में प्रशिक्षण संकाय। ब्लैक प्लेन आर्मी में प्रत्येक चुनौती के अपने कार्य थे। उदाहरण के लिए, छात्रों से लेकर ये सैनिक 11 वर्ष से कम उम्र के थे, इसलिए सेना में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। अधिक से अधिक वे मुख्यालय के आंतरिक प्रशिक्षण क्षेत्र, जहां उनकी क्षेत्रीय भू राजनीति पर योजना भी बनाई गई है, इन स्टूडियो और म्यूजिक इंटरनेशनल सिटी की प्रिप टेरिटरी एकेडमी के बीच ये था कि वे दुश्मन, प्रतिस्पर्धियों और प्रतिभाओं के खिलाफ कैसे काम करते हैं के बारे में बात करते थे। आध्यात्म अकादमी के समय इस प्रकार के विषय पर 2 सिद्धांतों पर चर्चा नहीं की गई। सबसे पहले, ये राज्य सुरक्षा का मामला था, जिस पर आम नागरिकों से चर्चा नहीं की जा सकी थी। दूसरा,
क्योंकि 10 साल से कम उम्र के बच्चे को अधिक अपरिपक्व कहा जाता था और कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में ध्यान नहीं दिया जाता था। जहां तक 9 साल का एक सामान्य व्यक्ति और 10 साल के बच्चे के बीच अंतर की बात है जिसने भी पहले खेती करना शुरू किया है, तो यह वास्तव में जबरदस्त था। वह मानव कोख की खेती करने के लिए अन्न प्रस्तुत करता है और बताता है कि वह मानव मस्तिष्क के करीब था। और जब एक शिशु खेती शामिल करना शुरू किया जाता है तो इससे न केवल चिकित्सीय शारीरिक शक्ति बल्कि उसका पूरा शारीरिक गुण रूप से बदल जाता है। और हालांकि प्ले किए गए लोग ज़्यादा स्मार्ट नहीं बने, फिर भी इन बच्चों के व्यक्तित्व पर कुछ प्रभाव पड़ा जो विकसित होना शुरू हो गए। ये प्रभाव बिल्कुल वैसे ही थे जैसे एक सामान्य इंसान का आम आदमी होना होता है। आमतौर पर उम्र के साथ या विशिष्ट लक्षणों के साथ भी हो सकता है, कभी कभी दर्द भी हो सकता है। और जब ऐसा हुआ तो इन लोगों की पसंद और राय बदल सकती हैं, जैसा कि कष्टों और स्वादों के उदाहरण में है। जब कान के क्रिस्टल पुराने हो जाते हैं तो कलिकाएं विकसित होती हैं और बदल जाती हैं। इसके साथ अधिकांश लोग नए व्यक्तिगत स्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अन्य भोजन को भी पीछे छोड़ सकते हैं जो एक समय सुखद थे लेकिन जो अब नहीं रह रहे हैं। कुछ ऐसा ही है खेती करने वालों के दिमाग का भी हाल। भले ही वे प्रेरणा नहीं हो रहे थे, सांस्कृतिक कुछ सिद्धांतों को अधिक तेजी से समझ सकते थे, अधिक संशयवादी थे और यहाँ तक कि खेती के प्रति उनकी प्रवृत्ति और भी अधिक थी। खेती करने से उनके शरीर का विकास हुआ, इसलिए इन लोगों के शरीर ने उन्हें लगभग आदी बना दिया। ये लोगों के लिए खेती को सेक्स की तरह एक जैविक आवश्यकता के रूप में गंभीरता से लेने का एक तंत्र था। सेक्स सिर्फ प्रजनन के लिए जरूरी था। फिर भी ये सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र के रूप में कुछ जीवित प्राणियों के शरीर इस तरह से कार्य करते थे कि यह गतिविधि बहुत सुखद थी। इस तरह प्रजनन की गारंटी होगी। यही बात खेती के साथ भी मान्य थी। खेती करना जरूरी नहीं था, लेकिन हर किसी ने ऐसा किया क्योंकि उनके शरीर ने उन्हें बताया कि ऐसा करना अच्छा था। वैसे भी इन सभी परिवर्तनों के कारण एक बच्चा दुश्मनों से संबंधित मुद्दों के निहितार्थ को जल्दी से समझ सकता है। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से ये सुनकर कि सिल्वा परिवार एक दुश्मन है, 9 साल का बच्चा इसे गंभीरता से नहीं ले सका। किसी शत्रु से निपट न पाने के परिणामों को देखे बिना वे इसके निहितार्थ को नहीं देख सकते थे। नादान बच्चे प्रतिद्वंद्वियों को दुश्मन का पर्याय मानते थे। वे अस्थिर थे और एक पल में एक व्यक्ति देख सकता था कि एक बच्चा दूसरे से नफरत करता है और कुछ ही समय बाद वे एक दूसरे के साथ खुशी से खेलना शुरू कर सकते हैं। लेकिन 10 साल के किसी व्यक्ति के लिए जिसने पहले ही खेती में अपनी यात्रा शुरू कर दी है, स्थिति काफ़ी अलग होगी। किसी विश्वसनीय व्यक्ति से ये सुनकर कि एक विशिष्ट शक्ति शत्रु है, ये बच्चे वास्तव में इसे बहुत गंभीरता से लेंगे। वे खेती की दुनिया के खतरों को समझते थे जिसने बच्चों को भी नहीं बख्शा। वे आसानी से किसी दुश्मन को छोड़ देने या यहाँ तक कि जीवित छोड़ देने के परिणामों के बारे में बता सकते हैं। यद्यपि उनकी सोच अधिक विकसित नहीं थी, फिर भी वे अच्छी तरह समझते थे कि शत्रु वह है जो उन्हें नष्ट करना, मारना, गुलाम बनाना आदि चाहता है। दोस्ती के लिए कोई जगह नहीं थी। यह मार रहा था या मर रहा था। उनके परिवारों की रक्षा करना प्राथमिकता थी। इस कारण से आध्यात्मिक अकादमी में कुछ विषयों पर चर्चा नहीं की जाती थी। स्टूडेंट्स के बाद रिक्रूट्स आए। ये पेटेंट आमतौर पर बैरक के अंदर प्रशिक्षण और जगह को व्यवस्थित करने का होता था। उन्हें बाहरी क्षेत्रों की सफाई करनी होती थी और विभिन्न सामग्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना होता था। उनका कार्य ड्राई सिटी में सार्वजनिक भवनों की देखभाल करने वालों के समान था। उसके बाद सोल्जर और कॉपोरल का पद आता था। इन दो पदानुक्रमों के व्यक्तियों की शहर में गश्त करने की भूमिका थी। कॉपोरल ने सैनिकों के कुछ समूहों का नेतृत्व किया, जबकि बाद वाले ने दूत के रूप में भी काम किया। कभी कभी कुछ घटित होता था और एक मजबूत कृषक की आवश्यकता होती थी या किसी चीज़ के बारे में सूचित करने की आवश्यकता होती थी। इस प्रकार इन युवा सैनिकों की कम प्रासंगिकता वाली कुछ खबरें पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी। तब कॉपोरल और सार्जेंट थे। कॉपोरल पदानुक्रम के सैनिक जो अधिक उन्नत स्तर पर थे, आमतौर पर संभावित मिशनों पर कुछ सार्जेंटों द्वारा कमान संभाली जाती थी, जो शहर की दीवार और ड्राई सिटी के बाहर की चौकियों पर गश्त करते थे। वर्तमान में ब्लैक प्लेन के तट पर केवल एक बाहरी चौकी थी जो सेना का समुद्री आधार था। वैसे भी ये वर्तमान समय में प्रत्येक पेटेंट के सबसे महत्वपूर्ण दायित्व थे। लेकिन निस्संदेह ऐसा नहीं था कि अलग अलग प्रकृति की जिम्मेदारियां थीं, बल्कि इसमें सेना का एक छोटा सा हिस्सा भी शामिल था। आमतौर पर ये व्यक्ति जिनके पास अलग अलग सेवाएं थीं, वे अधिक उम्र के थे या उनके पास प्रशासन या प्रशिक्षण का अच्छा अनुभव था। इसलिए कुछ ने कक्षाएं दी, दूसरों ने कुछ गतिविधियों का प्रबंधन किया, व्यवस्थित तरीके से लोगों के एक साथ रहने के लिए आवश्यक चीजें। वैसे भी जब एलिसन ड्राई सिटी के मध्य क्षेत्र की सड़कों पर गश्त कर रही थी, वह और उसके 4 अधीनस्थ कल्टीवेशन टावर के सामने से गुजर रहे थे। जैसा कि उद्घाटन के बाद से हो रहा था, बाहर बहुत से लोग थे जो नई रिक्तियों की प्रतीक्षा कर रहे थे। और इन लोगों को करीब से देखने पर वे इस बात से परेशान नहीं थे कि उन्हें इंतजार करना पड़ा। नहीं, कुछ लोग उत्साहित भी दिखे।
लेकिन ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वे खुश थे कि कल्टीवेशन टावर अस्तित्व में था, बल्कि इसलिए क्योंकि लाइन के ठीक बगल में एक और स्थान जनता के लिए खोल दिया गया था जहां दर्जनों लोग खड़े थे। कल्टीवेशन टावर के किनारे लगभग 8 मीटर ऊंची एक छोटी सी इमारत थी। इसमें एक विशाल नीली स्क्रीन थी जिस पर 2 वर्गीकरण प्रदर्शित थे, जिनमें शीर्ष पर एक नाम था, ड्राई सिटी कल्टीवेशन रैंकिंग। ये सही है, आध्यात्मिक टूर्नामेंट ने जो किया उससे मिनोस भी प्रेरित हुए थे। उन्होंने सोचा कि यह स्थानीय निवासियों को प्रोत्साहित करने का एक और तरीका था इस रैंकिंग में शीर्ष क्रम के काश्तकारों को कुछ पुरस्कार देना। लेकिन वह यहाँ बहुत निष्पक्ष था। प्रतिभा की प्रत्येक डिग्री के लिए एक अलग वर्गीकरण था। ये रैंकिंग भी स्थायी है, उस प्रतियोगिता में जो हुआ उससे अलग है। जब मैं इस रैंकिंग को देखता हूं तो मुझे भी प्रतिस्पर्धा करने का मन होता है। एलिसन के अधीनस्थों में से एक ने बड़ी नीली स्क्रीन देखकर कहा। ब्लैक प्लेन आर्मी के सैनिकों को इस रैंकिंग में प्रतिस्पर्धा करने से मना किया गया था क्योंकि उनके पास शहर के निवासियों की तुलना में खेती की तकनीक कहीं बेहतर थी। उन्हें भी पहले से ही कई लाभ प्राप्त हैं, इसलिए नागरिकों से यह अवसर छीनना उचित नहीं होगा। यह आकर्षक है। नीले वर्गीकरण के लिए जो कोई भी लगातार 1 महीने तक पहले स्थान पर रहता है, अगले सेना चयन में उसकी जगह की लगभग गारंटी होने के अलावा वह अभी भी प्रति माह 500 निम्न श्रेणी के क्रिस्टल प्राप्त कर सकता है जिसमें वह इस स्थिति में रहता है। एक लड़की ने आश्चर्य से कहा। उसने 1 महीने में 200 क्रिस्टल कमाए लेकिन केवल खेती के लिए 500 क्रिस्टल और बना लिए। यह उसके लिए बहुत अच्छा था, लेकिन दुर्भाग्य से वह इसके लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकी। जहां तक सेना में वैकेंसी की बात है तो जब तक पहले आने वाले व्यक्ति की पृष्ठभूमि को लेकर कोई दिक्कत नहीं होती तब तक सेना में उसकी जगह पक्की होती थी। इसके अलावा ब्लू रैंकिंग में अन्य शीर्ष 49 को प्रत्येक महीने के लिए क्रिस्टल प्राप्त हो सकते हैं कि वे एक विशिष्ट स्थिति में थे। इसकी शुरुआत 50वें स्थान से हुई, जो प्रति माह 10 क्रिस्टल प्राप्त कर सकता था, जो 10 में 10 से बढ़कर पहले स्थान तक पहुंच गया। एलिसन ने उन्हें देखकर मुस्कुराया और कहा, लेकिन ये श्वेत रैंकिंग भी बुरी नहीं है। इसमें नीली रैंकिंग के समान ही क्रिस्टल पुरस्कार हैं। सेना में प्रथम स्थान प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं है, और यह श्वेत प्रतिभा वाले लोगों के लिए वास्तव में बहुत अच्छा था क्योंकि उनमें से अधिकांश 1 महीने में 100 से भी कम क्रिस्टल कमाते थे। वैसे भी मासिक रूप से 100 लोगों को ये पुरस्कार देना मिनोस के लिए कोई समस्या नहीं थी, लेकिन यह इन लोगों के लिए बिल्कुल सही था। यह उनके लिए कुछ और क्रिस्टल प्राप्त करने और अपनी खेती की गति बढ़ाने का एक मौका था। इसके साथ मिनोस को ड्राई सिटी की आबादी की औसत ताकत में वृद्धि की उम्मीद थी, जो 49 के स्तर तक पहुंचने में सक्षम थी। जैसा कि पहले कहा गया था, श्वेत प्रतिभा वाला प्रत्येक व्यक्ति बाहरी मदद से भी इस स्तर तक ही सीमित था। इसके साथ भविष्य में मिनोस कम महत्वपूर्ण मामलों की देखभाल के लिए ब्लैक प्लेन के भीतर एक पुलिस संगठन बना सकते थे, जैसा कि उनकी सेना ने आज किया था। ब्लैक प्लेन आर्मी अभी शुरू ही हुई थी, इसलिए उसके पास ये विनम्र सेवाएं थीं। भविष्य में ये निश्चित रूप से बड़े खतरों से निपटने के लिए एक विशिष्ट शक्ति होगी, न कि उन छोटे मुद्दों से। अध्याय 153 आगंतुक। एक दिन और चला गया और नाटकीय शहर की आबादी शहर के टॉवर का सबसे अधिक लाभ उठा रही थी। ये स्थान दिन के 24 घंटे चल रहा था और हर समय आवासीय रूप से भीड़भाड़ रहती थी। कुछ लोग पहले से ही इस जगह पर रात में ट्रेनिंग लेने की योजना बना रहे थे, इसलिए भोर में भी इस जगह पर जगह थी। और जिन लोगों को कल्टीवेशन टावर में कमरा नहीं मिला, उन्होंने अनोखी इमारत में भी खेती करने की कोशिश की, जो ठीक बगल में था। प्रथम स्थान 500 क्रिस्टल का उदार पुरस्कार जीता, इसलिए वह पिछले कुछ दिनों से भी बहुत लोकप्रिय हो रहा था। वैसे भी इस शहर के नागरिकों के लिए चीजें अच्छी चल रही थीं। अभी शहर में पहले से ही रात थी जब 2 गाड़ियां शहर की दीवार के उत्तरी प्रवेश द्वार की ओर आ रही थीं। एक बड़ी संख्या में सामान ले जाने की घटना सामने आई, जबकि अन्य लोग एक नियमित गाड़ी के लिए ले जाने के लिए आए थे। जब उन्होंने शहर के उत्तरी प्रवेश द्वार की ओर प्रवेश करते हुए देखा तो उन चौकियों के सैनिक तुरंत तैयार हो गए। आगंतुक। जैसे ही किसी सैनिक ने दोनों कलाकृतियों को देखा तो चिल्लाया। जब भी कोई शहर आता था, सभी सैनिक कार्रवाई के लिए तैयार रहते थे यदि ये हमलावर ब्लैक प्लेन सेना के दुश्मन होते। वे किसी भी अन्य शत्रु समूह को शहर के लक्ष्यों से अलग नहीं करना चाहते थे, जैसा कि वे पहले करते थे, इसलिए वे पहले तुलना में अधिक सावधान थे। ये सुनकर सार्जेंट जो इस पोस्ट पर स्टैंड बाय पर थे, जल्द ही अपने कमरे को छोड़कर इस आने वाले ग्रुप की जांच करने के लिए तैयार हो गए। लोगों की रात में आना आम बात नहीं थी, इसलिए वे सामान्य से भी ज्यादा चिंतित थे। केल्विन, टोबी, जॉन, आप 3 मेरे साथ आ रहे हैं। हम इस समूह के आगमन की निगरानी करेंगे। एक लंबा, वास्तविक आदमी ने शांत स्वर में कहा और कमरे की 1 महीने से जहां वे थे एक सुना हुआ। जो व्यक्ति बोल रहा था वह 42 के स्तर पर होने के कारण इस बार का नेता था। 41 के अन्य 3 स्तर पर थे और यह स्थान सबसे मजबूत थे। उन 4 के अलावा इस स्थान पर अभी भी स्तर 40 के 16 अन्य सैनिक थे, सभी सशस्त्र थे और अपने सैन्य दस्ते के नीचे आध्यात्मिक कवच पहने हुए थे।
उनमें से हर एक के पास ग्रेड 1 उच्च श्रेणी के हथियार और कवच थे ताकि ग्रुप के युद्ध छात्र को अधिकतम हिस्से तक जा सके। बेशक ब्लैक प्लेन अभी तक सैनिकों के लिए ग्रेड 2 निम्न श्रेणी के हथियारों में अक्षम नहीं था। इनमें से प्रत्येक की कीमत बहुत अधिक थी और बाजारों में इसे पाना आसान नहीं था। आखिरकार बहुत से लोग इन वस्तुओं को हासिल करना चाहते थे। इस आदमी ने उससे कहा। 2 पुरुष और एक महिला, जिनमें से उनका नाम बताया गया था, अपने स्टालों से और क्षितिज की ओर देखा जहां से गाड़ियां आ रही थीं। वे दीवार के शीर्ष पर एक कमरे में थे जहां सर्वोच्च श्रेणी के सैनिक उस स्थान की कमान संभालते थे। दीवार के बहुत ऊंचे और चौड़े होने के कारण इसके चारों ओर प्रवेश द्वारों में से प्रत्येक में दीवार के अंदर छोटी छोटी संरचना का निर्माण होता है। ये वे स्थान थे जहां सैनिक हुआ करते थे। वैसे ही दीवार 6 मीटर चौड़ी थी और उस स्थान के बीच में प्रत्येक दरवाजे पर 2 दरवाजे थे और दोनों के बीच में एक एक हिस्सा था। इस समय दोनों द्वार बंद थे क्योंकि रात का समय था और इस स्थान पर अधिक हलचल नहीं थी। हालांकि दिन के दौरान केवल एक दरवाजा खुला रहा, जबकि दूसरा खुला जब क्रॉइस ने पुष्टि की कि कोई दुश्मन परिवार से नहीं आया था। हम उनके करीब आने तक इंतजार करेंगे। पहले गेट गराज से पहले हम ग्रुप की ताकतों की जांच करेंगे। पोस्ट के प्रकाशक ने प्रोटोटाइप को पीछे की ओर घुमाया, उस बिंदु पर पहुंचते हुए जोर से कहा गया जहां रिजॉर्ट का स्वागत किया गया था। कुछ सेकंड के बाद आखिरकार दोनों गाड़ियां बंद गेट के सामने रुकीं, जहां से अंदर की कई रोशनियां देखी जा सकती थीं। ये देखकर सामने वाली गाड़ी के कोचमैन की सवारी चढ़ गई। क्या वह यहाँ पहले भी आ रही है? उसने जिज्ञासावश पूछा। इस व्यक्ति ने दशकों तक किंगडम ऑफ द वेव्स में गाड़ी किराए पर काम किया था, इसलिए उसने उत्तरी मध्य महाद्वीप सहित टैक्सी सिटी के बारे में बहुत कुछ बताया था। उसी समय जैसे ही दोनों गाड़ियां बड़े प्रवेश द्वार के सामने रुकीं, उनमें से एक सैनिक ने धीरे धीरे हल्की फुल्की बातें की। सबसे मजबूत वाला केवल 40 के स्तर पर है। कोई खतरा नहीं है। हम पहले गेट खोलो, कैसल इन रेस्तरां से मिलते हैं। उन 3 में से एक जो लेवल 41 पर थे जोर से कहा। यदि यह उस स्तर का कोई व्यक्ति होता है, यदि वे शत्रुता उत्पन्न करते हैं तो वे शीघ्रता से निःशेष हो सकते हैं। और बाहरी द्वार को धीरे धीरे पुनः आरंभ में देर नहीं लगी। ये स्टॉलिंग कोचवान ने अपने सामने एक बड़ा ग्रुप सीजर बनाया। केवल बड़े शहरों और सीमावर्ती क्षेत्रों में ही ऐसी चौकियां थीं, इसलिए वह इस जगह से बहुत प्रभावित हुए। 1 मिनट रुकिए। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने इन लोगों की ताकत जांचने का फैसला किया। वह एक योद्धा नहीं था, लेकिन वह अभी भी किसी की ताकत की जांच कर सकता था क्योंकि वह 40 के स्तर पर था। क्या इस जगह पर कम से कम 20 आध्यात्मिक जनरल हैं? उसने इसके बारे में सोचा जबकि उसके चेहरे पर सदमे के भाव थे। क्या मैं सही जगह पर हूँ? खैर, अगर यह सूखा शहर नहीं है तो मेरे लिए सेवानिवृत्त होने का समय आ गया है। इसके तुरंत बाद पहली गाड़ी अंततः दीवार के अंदर रुकी जब सैनिकों में से एक ने समूह के पास आकर इसे जोर से और गर्व से कहा, सूखे शहर में आपका स्वागत है। वह एक पल के लिए रुका और फिर आगे बढ़ गया। अपने आप को पहचानें और बताएं कि जब आप यहाँ आए तो आपका उद्देश्य क्या है। उसी समय जब ये शब्द बोले जा रहे थे तो आगे की गाड़ी में बैठे 3 लोग अंततः वहां से निकले और सैनिकों के इस समूह के सामने आ गए। वे गोरी त्वचा और घुंघराले बालों वाली एक लड़की थी, एक वयस्क महिला जो 40 के आसपास की लग रही थी और उसके चेहरे पर एक थका हुआ भाव था, और एक लंबा मजबूत आदमी था जिसके चेहरे पर गहरे काले घेरे थे। ये पतरस का परिवार था जिसे उसने इस स्थान पर भेजा था। उसके पिता ने फिर आगे बढ़कर कहा, नमस्ते, ये मेरी बेटी लिजी और मेरी पत्नी रीटा हैं। मेरा नाम वैड है और हम अपने बेटे पीटर के प्रोत्साहन पर किंगडम ऑफ द वेव्स से यहाँ आए हैं। लहरों का साम्राज्य। सिपाहियों में से एक ने भौहें सिकोड़ लीं। इस क्षेत्र में बहुत से लोग ब्लैक प्लेन के बारे में नहीं जानते थे। येलो सिटी के लोग पहले ही पूरी तरह से ड्राई सिटी में स्थानांतरित हो चुके थे, जबकि कोहेन परिवार मिनोस से पूछे बिना अपने बिजनेस पार्टनर के बारे में बात करने के लिए बाहर नहीं जाता था। उसी समय पद के नेता ने अचानक गंभीरता से पूछा, आपका बेटा पीटर इस जगह के बारे में कैसे जानता है? ड्राई सिटी के साथ उसका क्या रिश्ता है? ये सुनकर वेड ने ये कहते हुए अपनी निराश अभिव्यक्ति को छिपाने की कोशिश की। मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ आने से पहले हमारे बेटे ने हमें बताया था कि वह एक सेना में शामिल हो गया है। हमें पता चला कि वह जिस जगह के बारे में बात कर रहा था वह ड्राई सिटी थी, लगभग 4 दिन पहले जब उसने बताया था हम। ये सुनकर जोन नाम की महिला आगे बढ़ी और पूछा, क्या आपके बेटे ने किसी भी संयोग से आध्यात्मिक टूर्नामेंट में भाग लिया? हाँ, वह था चीफ ड्रोगो। मुझे लगता है कि यह सार्जेंट पीटर का परिवार है, महिला ने धीमी आवाज में कहा। वह पीटर को नहीं जानती थी, लेकिन उसने उसके बारे में सुना था। आखिरकार पीटर काली प्रतिभा वाला व्यक्ति था जिसे आध्यात्मिक टूर्नामेंट में मिनोस द्वारा भर्ती किया गया था। नतीजा ये हुआ कि कुछ महीने पहले ही सेना में भर्ती हुए इस युवक के बारे में कई सैनिकों को पहले से ही पता था। ओह, यदि हाँ, तो सार्जेंट पीटर कहाँ है? ड्रोगो ने उत्सुकता से पूछा।
ये सुनकर पीटर के परिवार और गाड़ी चलाने वाले दोनों कोचवानों ने जो कुछ हुआ उस पर पछतावा करते हुए अपना सिर झुका लिया। उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि पतरस की स्थिति क्या थी। क्या वह जीवित था? क्या वह भागने में कामयाब हो गया था? वैसे भी जब पीटर की माँ और छोटी लड़की फिर से रोने लगी, वेड ने गहरी सांस ली और बताना शुरू किया कि उनकी यात्रा के दौरान क्या हुआ था। वही तो हुआ। मुझे इसके लिए खेद है, लेकिन निश्चिंत रहें, युवा मास्टर कभी भी अपना एक भी नहीं छोड़ेगा। यदि सार्जेंट पीटर अच्छा कर रहा है तो हम निश्चित रूप से उसे वापस लाएंगे, केल्विन ने कहा, जबकि उसके चेहरे पर आश्वस्त भाव थे। मिनोस लंबे समय से ब्लैक प्लेन आर्मी के सैनिकों तक अपनी सोच का प्रसार कर रहे थे। उनका मानना था कि अगर कोई व्यक्ति अकेला है तो वह चाहे किसी भी स्तर का हो, कमजोर ही रहेगा। इसके साथ केवल एक मजबूत और एकजुट समूह ही इस हिंसक आध्यात्मिक दुनिया में जीवित रह सकता है। और इसके लिए मिनोस निश्चित रूप से बुरा व्यवहार नहीं करेगा, न ही वह अपने किसी अधीनस्थ को छोड़ेगा। इस समूह के प्रवेश द्वार के लिए उद्घाटनकर्ता और मुख्यालय को बताया गया कि सार्जेंट पीटर के साथ क्या हुआ। आइए एक खोज समूह के नेताओं ने पीटर के परिवार को दीवार से सुरक्षित क्षेत्र की ओर निर्देशित करते हुए बात की। अध्याय 154 समाचार। उसके तुरंत बाद दोनों गाड़ियां महान दीवार से घिरे क्षेत्र की ओर चली गईं। फिर पूरे समूह ने दूर से शहर की रोशनी देखी। वर्तमान में ड्राई सिटी बहुत उज्ज्वल थी और अब वहां वेल तेल के लैंप नहीं थे। शहर की सभी सड़कों और मार्गों पर अब प्रकाश व्यवस्था थी, जिससे शहर में रात्रि जीवन सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण हो गया। पहले इस शहर के निवासियों को वेल के तेल की गंध, धुएं के दुष्प्रभाव और खराब रोशनी का सामना करना पड़ता था। आखिरकार इस पुरातन पद्धति की रोशनी की तुलना आध्यात्मिक सरणियों द्वारा प्रदान की गई रोशनी से करना संभव नहीं था। अंततः आज शहर बहुत अच्छी तरह से रोशन था और जो लोग अभी अभी दीवार से सुरक्षित परिधि में आए थे, उन्हें दूर से ही दिखाई दे रहा था। ये देखकर बूढ़े कोचवान को और भी आश्चर्य हुआ। लंबे समय तक इस शहर से न गुजरने के बावजूद एक आध्यात्मिक जनरल की याददाश्त उत्कृष्ट थी, और वह जानता था कि यह शहर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। समय बदल रहा है, यहाँ तक कि ऐसी जगह पर भी अब निवेश प्राप्त होता है, बूढ़े व्यक्ति ने सोचा, क्योंकि वह नए ड्राई सिटी के छायाचित्र को देखकर चकित हो गया था। उसी समय पीटर का परिवार गाड़ी के अंदर से शहर की रोशनी देख रहा था। शहर की शक्ल देखकर आश्चर्यचकित था। किंगडम ऑफ द वेव्स के उत्तर से आए एक परिवार के रूप में वे ड्राई सिटी के बारे में कुछ नहीं जानते थे, सिवाय इसके कि यह ब्लैक प्लेन पर था, जो मध्य महाद्वीप के उत्तर में एक उजाड़ जगह थी। तो यह उम्मीद की जानी थी कि यह बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन जो वे देख रहे थे उससे ये काफ़ी सभ्य शहर लग रहा था। आखिरकार इस जैसा कोई छोटा शहर नहीं था इतनी अच्छी रोशनी वाला। ऐसा लगता है कि पीटर को हमारे लिए एक अच्छी जगह मिल गई है, वेड ने अफसोस की सांस लेते हुए धीमी आवाज में टिप्पणी की। और समूह को शहर में प्रवेश करने में अधिक समय नहीं लगा। हालांकि रात हो चुकी थी, फिर भी हलचल अच्छी थी और कुछ समूह शहर के मध्य क्षेत्र से आ जा रहे थे। वास्तव में भोजन में विशेषज्ञता रखने वाली कई दुकानें थीं, जो पूरी तरह से लोगों से भरी हुई थीं। यह एक ऐसी जगह थी जो फलती फूलती दिख रही थी, और कोई भी इन निवासियों की आंखों में वह खुशी देख सकता था जो उन्होंने सड़कों पर देखी थी। वैसे भी जल्द ही गाड़ियों का समूह कुछ सार्वजनिक भवनों के सामने से गुजरा, जिनके बाहर कई लाइनें थीं। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसी छोटी सी जगह में इतनी छुट्टियां होंगी, बूचर कोचवान ने आवाज में कहा। वह ये भी जानना चाहता था कि जिन संरचनाओं से वे गुजरे इतनी दूर क्यों हैं। उनमें से एक पुस्तकालय भी था, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आया कि पुस्तकालय में जाने के लिए लोगों की कतार में लगना सामान्य बात नहीं है। ... वैसे भी जबकि पीटर का परिवार ग्रुप ग्लिसरी सिटी जानता था और रहने के लिए जगह की तलाश कर रहा था, मिनोस एक और दिन का काम खत्म करने से पहले अपने कार्यालय में कुछ समस्याओं का समाधान कर रहा था। हालांकि मिनोस एक अव्यवस्थित व्यक्ति नहीं था, उसके काम के घंटे काफ़ी लोकप्रिय थे। वह आमतौर पर ट्रेनिंग सत्रों के बीच काम करते थे। एक क्रांतिकारी को हमेशा कुछ अवकाश लेना पड़ा, इसलिए उसने उस समय एक नेता के रूप में अपना काम करने के लिए इसे छोड़ दिया। कभी कभी वह रात में काम करता है, कभी कभी केवल सुबह या दोपहर में। वैसे भी उन्होंने अपनी योजना खुद बनाई। इस समय मिनोस अपने कार्यालय में कुछ सरकारी सदस्यों से साप्ताहिक रिपोर्ट प्राप्त कर रहे थे। 4 लोग अपने मेज के सामने अलग अलग विषयों पर बात कर रहे थे। युवा मास्टर, पिछले कुछ दिनों से कई किसान अगले चरण तक पहुंच रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वे बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे, जिससे हमारे कार्यबल की कमी कुछ कम हो जाएगी। ओह, वह अच्छा है, तभी किसी और ने पलटकर कहा। ड्राई सिटी की प्रेप रेडियो एकेडमी की फिजिकल टेस्ट सीरीज अब मांग से मेल नहीं खा रही है। शहर में अब कई बच्चे हैं और दोस्ती पहले से बहुत पुरानी है, जिसके लिए निरंतर देखभाल की आवश्यकता है। मेरी सलाह है कि हम नई मानक और बेहतर स्तर तक का प्रदर्शन करें। हमारा केवल बच्चों की प्रतिभा का माप हो सकता है, शारीरिक स्तर को सुनिश्चित करने में विफल है। मैं इसके बारे में भूल गया था। ठीक है,
सचिव मिया कोहेन और नैश परिवार से संपर्क करें। हम पढ़ रहे हैं कि हमारा सबसे अच्छा विकल्प क्या है और हम 3 ग्रेड 2 निम्न ग्रेड शारीरिक परीक्षण खरीदेंगे अगले महीने सारणी में। ये सुनकर सेक्रेटरी मिया, जो कमरे में ही थी, उसने मिनोस की ओर हाथ हिलाते हुए इसे पेपर पर लिखा था। ठीक है। थोड़ी देर बात करने के बाद समूह में शामिल एक बूढ़े व्यक्ति ने अंततः बात की और कहा, युवा मास्टर, शहर का अखाड़ा अब किसी भी समय खोला जा सकता है। हाँ, अब समय आ गया है। ठीक है, शहर भर में सूचना फैलाओ। हम इसे 2 दिनों में खोल देंगे। मिनोस ने फिर ब्लैक प्लेन आर्मी के एक प्रतिनिधि की ओर देखा और कहा, अखाड़े की शुरुआती लड़ाई के लिए कुछ लोगों को इकट्ठा करें। हम शहर के लोगों के लिए एक छोटा सा 1 दिवसीय टूर्नामेंट आयोजित करेंगे। हम विजेता को 1000 निम्न श्रेणी के क्रिस्टल भी देंगे। उन्हें ये स्पष्ट कर दें। हे, ठीक है युवा मास्टर। और जब वे इन और अन्य मामलों के बारे में बात कर रहे थे, सार्जेंट हम्बर्ट अचानक कमरे में आए और कहा, युवा मास्टर, मुझे बैठक में बाधा डालने के लिए खेद है, लेकिन हमें अपने एक सार्जेंट से समस्या है। जब उसने ऐसा कहा तो उसकी दृष्टि चिंतित थी। ये देखकर मिनोस और कमरे में मौजूद सभी लोग इससे आश्चर्यचकित हो गए। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। सार्जेंट हम्बर्ट और पाई के कमरे में रहते हैं। बाकी लोग जा सकते हैं। हाँ युवा मास्टर, दोनों ने तुरंत जवाब दिया। पाई के पहले से ही बैठक में थे और वह सेना के नेताओं में से एक थे, ऐसे में उन्हें भी इस मामले में शामिल होना पड़ा। जहां तक दूसरों की बात है, हालांकि उन्हें किसी न किसी चीज़ के बारे में बताने में कोई हर्ज नहीं था, लेकिन यह उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। और उसके ठीक बाद पिछली बैठक में उपस्थित सभी लोग कमरे से चले गए, केवल मिनोस और 2 सैनिकों को छोड़कर। फिर उसने हम्बर्ट की ओर ध्यान देते हुए गंभीर दृष्टि से पूछा, और फिर क्या हुआ? पाइके भी उत्सुक था। जब उसने कुछ घंटे पहले मुख्यालय छोड़ा था तो कुछ भी असामान्य नहीं हुआ था, और यह पहली बार था कि उसने सुना कि सैनिकों में से एक के साथ कोई समस्या थी। क्या दुश्मन फिर सामने आ गए? उसने हम्बर्ट की ओर ध्यान से देखते हुए संदेहपूर्वक स्वयं से प्रश्न किया। ठीक है, सार्जेंट पीटर को उसकी छुट्टी के दौरान कुछ हुआ। हम्बर्ट सीधे मुद्दे पर आए। उसने एक क्षण के लिए आह भरी और फिर जारी रखा। उनका परिवार आज रात शहर पहुंचा, लेकिन उन्होंने बताया कि यहाँ यात्रा के दौरान उन पर घात लगाकर हमला किया गया था और सार्जेंट पीटर उन्हें भागने की अनुमति देने के लिए पीछे रह गए। उसके बाद वे नहीं जानते कि क्या हुआ होगा। ये सुनकर मिनोस और पाइके दोनों की भौहें चढ़ गईं और वे इस खबर से आश्चर्यचकित हो गए। ये पहली बार था जब किसी सैनिक पर हमला किया गया था, और पीटर सबसे प्रतिभाशाली सैनिकों में से एक था। ऐसा होने पर इसके पीछे और भी समस्याएं हो सकती हैं। क्या ये लहरों के साम्राज्य का राजकुमार था? ये प्रश्न मिनोस के मन में आया, लेकिन उसने जल्द ही यह कहते हुए इसे एक तरफ रख दिया। लेकिन क्या वह जीवित है? हाँ, मैंने मुख्यालय के सोल रूम में जांच की। उसका सोल सिग्नल अभी भी काम कर रहा है। ब्लैक प्लेन आर्मी ने कुछ महीने पहले ये सामान खरीदा था। ये वास्तव में एक प्रीमियम आइटम नहीं था, लेकिन ड्राई सिटी जैसी जगह के लिए यह अभी भी महंगा था, जिसे कई समस्याओं को हल करने की आवश्यकता थी। हालांकि अपने सैनिकों की स्थिति जानना किसी भी बल के लिए सर्वोपरि रुचि का विषय था। इसलिए डिलियन ने इनमें से कुछ वस्तुओं का ऑर्डर दिया था ताकि कम से कम उच्चतम रैंकिंग वाले सैनिकों की महत्वपूर्ण स्थिति सेना मुख्यालय में संग्रहित हो सके। ओह, ये सुनकर अच्छा लगा, पाइके ने थोड़ा आराम करते हुए कहा। पीटर आध्यात्मिक सामान्य चरण में अश्वेत प्रतिभा वाला एक युवा था, इसलिए वह ब्लैक प्लेन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। आखिरकार वह कुछ वर्षों में 50 के स्तर तक पहुंच सकता है। पीटर संभवतः उस स्तर तक पहुंचने वाले मिनोस के पहले सैनिक होंगे और इस प्रकार भविष्य में इन लोगों के नेता बन जाएंगे। इस वजह से पाइके युवा स्टुअर्ट की योजनाओं के लिए किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को खोने के बारे में बहुत चिंतित था। जहां तक डिलियन का सवाल है, वह एक योद्धा नहीं था, इसलिए वह निश्चित रूप से भविष्य में एक सेना नेता नहीं होगा। बेशक पाइके और संपूर्ण ड्राई सिटी सरकार की दृष्टि में उनका अभी भी बहुत महत्व था, लेकिन उनकी भूमिका अधिक प्रशासनिक थी। वैसे भी मिनोस ने अंततः गंभीर दृष्टि से कहा, 20 सार्जेंटों का एक समूह तैयार करें और बाहर जाएं और जांच करें कि क्या हुआ। जब हमें पता चलता है तो तुरंत कार्रवाई न करें। स्थिति पर नज़र रखें और किसी को मुझे रिपोर्ट करने के लिए भेजें। फिर वह अपनी कुर्सी से उठा और अपने कार्यालय की खिड़की की ओर देखा और अपनी मुट्ठी मजबूती से भींचते हुए ठंडी आवाज में कहा, जो दूसरों के रोंगटे खड़े कर सकता था, चाहे कोई भी हो, जो कोई भी मेरे साथ खिलवाड़ करेगा पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा, चाहे इसमें कितना भी समय लगे या आप कहीं भी हों। मिनोस एक समुद्री व्यक्ति भी था, लेकिन वह आध्यात्मिक दुनिया में शामिल था। सम्मान पाने के लिए डरना भी महत्वपूर्ण है। यदि वह अपनी सेना के एक सैनिक के साथ निरीक्षण करने के परिणाम प्रदर्शित नहीं करता है तो ऐसे परिणाम हो सकते हैं। इसलिए धीरे धीरे वह एक प्रतिशोधी संगठन की छवि बनाना चाहता था, जो इस तरह की किसी भी स्थिति के लिए प्रतिशोध का पीछा करना चाहता था। अध्याय 155 अंतरंग मित्र। घटिया शहर में रात जल्दी चली और एक दिन पहले ही आ रही थी।
उन 4 घंटों में पीटर के परिवार को प्लेन ब्लैक आर्मी से युवाओं की महत्वपूर्ण स्थिति के बारे में एक बयान मिला। और जब उन्हें पता चला तो उन्हें ये जानकर खुशी हुई कि अभी भी आशा बाकी है। जिस सैनिक ने उन्हें सूचित किया था उसने ये भी बताया कि सेना ने अपनी जांच में पता लगाया था कि क्या हुआ था और उसे वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास किया गया था, कुछ भी हो गया था। ये जानने के बाद कि उसके माता पिता छोटे और निश्चिंत हो गए, ये जानकर कि उसके बेटे को किसी की मदद मिल गई थी और वह इस दुनिया में पूरी तरह से अकेला नहीं था। बेशक किसी भी माता पिता की तरह उन्हें अभी भी बहुत चिंता थी, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। वे दोनों केवल आध्यात्मिक चमत्कार थे और उन्हें अभी भी छोटी लिज़ी की देखभाल करनी थी, जिन्होंने अभी तक खेती भी शुरू नहीं की थी। माता पिता का जीवन कठिन था, वे बच्चों में से एक की पीड़ा से पीड़ित थे, लेकिन उन्हें परिवार के मित्र पक्ष की रक्षा करनी थी, फिर भी एक पक्ष की मदद की कमी हो गई। वैसे भी आध्यात्म जगत में कमजोर लोगों के लिए जीवन आसान नहीं था, इसलिए दोनों ही केवल यही आशा कर सकते थे कि मिनोस की सेना ने अच्छा काम किया और पत्नी उनके पास सुरक्षित और स्वस्थ रहने की स्थिति में थी। इस बीच वे संगीत शहर में मजबूत होने की कोशिश कर सकते थे, जहां उनके लिए कई अवसर थे। जबकि शहर की जनसंख्या मिनोस द्वारा आयोजित अवशेषों को जी रही थी, स्टोन आइलैंड पर फैब्रिक्स कॉम्प्लेक्स लगी थी। पिछले कुछ महीनों में युवा एलेन ने मिनोस व्यवसाय में अपने गोदामों के साथ 3 मिलियन निचले श्रेणी के क्रिस्टल एक साथ जोड़े हैं। इतने सारे सामान्य नहीं थे और परिवार के कई अब इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकते थे। और भले ही एलेन स्टोन द्वीप के विभिन्न मानदंडों में अपना व्यापार उत्पाद कर रही थी, लेकिन संबंधित समस्याओं के आने में केवल कुछ महीनों की देरी हुई। कई परिवारों ने सोचा था कि उच्च आध्यात्मिक एकाग्रता वाले खाद्य उद्योग की प्रारंभिक आपूर्ति केवल पशुपालन थी। फिर भी स्टोन आइलैंड को इन धर्मशालाओं की आपूर्ति अधिक से अधिक स्थिर हो रही थी। परिणामस्वरूप द्वीप के व्यापारिक परिवार और अन्य कुलीन परिवार उत्साहित हो गए। कुछ लोग जानना चाहते थे कि एलेन को ये कहाँ से मिल रहा है ताकि वे अपना व्यवसाय स्वयं सहायता कर सकें, जबकि अन्य लोग इस एलेन डील में शामिल होना चाहते थे। और इन सब के बीच युवा एलेन की स्टिल इन लाइफ में तेजी से जुड़ाव हो रहा था। नैश परिवार के महल के अंदर एक आवास में उस स्थान के दक्षिण की ओर एक विशिष्ट कमरा था, जहां अगर कोई पास होता है तो खुशियां मनाई जा सकती हैं। इस कमरे में 2 युवा गोरी महिलाएं एक एक करके लेटी हुई थीं और एक दूसरे के गुप्तांगों के साथ चैट कर रही थीं, पूरी तरह से आनंद में खोई हुई थीं। यह एक अद्भुत दृश्य था जिसे कोई भी व्यक्ति एक पल के लिए देखने के लिए मजबूर कर देगा, अगर किसी को मौका मिले तो निश्चित रूप से। इसी तरह दोनों लड़कियों के शरीर की सुंदरता और सुंदरता वाले त्वचा वाले थे, जो इस समय मोतियां से आखिर हुए थे। पान एक ऊपर था जबकि दूसरा नीचे था, साथ ही साथ खुद को डेट कर रहे थे, एक दूसरे के शरीर का आनंद ले रहे थे। मार्टिल कभी कभी दोनों में से एक के दिव्य कराहों के बीच उनके शरीर धीरे धीरे कांपते थे, आनंद का रस अलग अलग थे। जबकि शीर्ष पर मौजूद युवा महिला के स्तन अगल बगल से हिलते थे, उनके छोटे छोटे निपल्स पूरी तरह से सख्त होते थे। यदि मिनोस यहाँ होता है तो वह निश्चित रूप से इन दोनों को पहचान लेता है। वे कोई और नहीं बल्कि उनके बिजनेस मैरिड और दोस्त एलेन नैश और एलेना नील थे। ये दोनों सिर्फ दोस्त नहीं थे, नहीं, उनके संबंध कहीं अधिक गहरे थे। यंग एलेना में सहजंद उच्चकता थी, जबकि यंग एलेना को अभी तक किसी भी पुरुष में कोई नहीं मिला था। और एक अच्छे दोस्त के रूप में उन्होंने कुछ साल पहले इस इंटरनेशनल म्यूजिक की शुरुआत की थी। आखिरकार कई महिलाओं के बारे में जिज्ञासु थी और किसी दोस्त के साथ ऐसा करना आध्यात्मिक दुनिया में असामान्य नहीं था। आहे टिल्ड, मैं आ रहा हूँ टिल्ड। एलेना के विश्वाल को उसके चेहरे से खींचते हुए देखा गया। एलेना अपनी दोस्त की आवाज में विलाप कर रही थी, तेजी से सांस ले रही थी और अपने दोस्त की छोटी बहन को धुंधली आंखों से देख रही थी। एलेना अद्भुत, और यहाँ तक कि एलेन जैसी महिला की भी प्रशंसा की गई थी और उसके स्वर्गीय रूप का आनंद लेने से खुद को रोका नहीं गया था। उसका शरीर एक पल के लिए कांप गया, जबकि उसके रस का एक और भार एलेना का चेहरा छिल गया, जबकि जीभ एलेन के कद पर आ जा रही थी। उसी समय उसके एक हाथ ने अपने दोस्त के दूसरे छेद को तोड़ दिया, जिससे वह खुशी के बीच जोर जोर से कांपने लगी। धार टिल्ड, हा, यह अद्भुत था टिल्ड। एलेना ने भी अपना आखिरी भार छोड़ दिया था, घूमने से ठीक पहले, और एलेना के बगल में छोड़ दिया गया था। दोनों एक दूसरे के बगल में थे, जबकि उनके लगभग पूरे शरीर से संपर्क थे, पूरी तरह से तरह तरह के निशान थे और कई जगहों पर लाल निशान थे। उन दोनों ने तेजी से सांसें लीं, उनकी दिल तेजी से धड़क रहे थे। हा। जब वे दोनों अपनी उच्च तीव्रता वाली गतिविधि से आराम कर रहे थे, उनके स्तन ऊपर से नीचे तक हिल रहे थे, जहां उस स्थान पर वास्तव में सम्मोहक दृश्य पैदा हुआ था। एलेना के स्तन एलेना फीचर बड़े नहीं थे, लेकिन यह अभी भी एक अच्छा आकार और निश्चित रूप से उसके सोने वाले के साथ किसी भी पुरुष को आकर्षित करने वाला था। जहां तक छोटी बहन की बात है, वह बेहद खूबसूरत थी, गुलाबी फूलों की तरह दिख रही थी, जिसके ऊपर एक छोटा सा मोती था। इस समय एलेना के चेहरे की ओर मुड़ी और उसके दोस्त को एक भावुक मुहावरा दिया गया, एक दूसरे के स्वाद का झुकाव प्रेरित।
जब भी उनके पास खाली समय होता था और जब भी वे किसी समस्या से तनावग्रस्त होते थे तब भी वे ऐसा करते थे। उस समय से जब मिनोस ने उन्हें आखिरी बार देखा था, एलेन और एलेना दोनों एक स्तर पर पहुंच गए थे। बड़ी मात्रा में क्रिस्टल से वे कमाई कर रहे थे। एलेन अब 47वें स्तर पर था, जबकि एलेना पहले ही 46वें स्तर पर पहुंच चुकी थी। वैसे भी कुछ समय बाद दोनों ने आखिरकार चुंबन तोड़ दिया। जबकि एलेना एलेन के ऊपर थी, उसके स्तन उसके दोस्त के स्तनों से चिपके हुए थे, उसी समय जब एक दूसरे के चेहरे की निकटता के कारण दूसरे की सांसों को महसूस कर सकता था। एलेन, इन दिनों में से एक दिन तुम्हें मेरे साथ थरीसम का प्रयास करना चाहिए। तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या खो रहे हो। अपनी सहेली की बात सुनकर वह हंस पड़ी और बोली, हे, मुझे उन लोगों के सामने अपना कौमार्य खोने में कोई दिलचस्पी नहीं है जिनके साथ आप बाहर जाते हैं। सचमुच, आप अपने उस बिजनेस मेगासिटी के बारे में क्या सोचते हैं? उसने मीठे चेहरे पर मुस्कान बिखेरी और फिर बोली, तुम्हें पता होना चाहिए कि उसने जो किया वह सब अच्छा है। वैसे भी उसने पहली बार मेरे साथ किया था, फिर भी उसने बहुत अच्छा किया। उन्होंने दोनों हाथों से अपने सदस्य के आकार का संकेत देते हुए मिनोस की प्रशंसा की। ये देखकर एलेन शर्मिंदगी से लाल हो गईं और बोली गईं, तुम बहुत अच्छी हो, वह मेरी सहयोगी है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं सोचता, मुझे लगता है कि हम एक साथ अच्छा समय बिता सकते हैं, उसने कहा और सीधे रास्ते में चला गया। वैसे भी इसके स्केच के बारे में अगली बार जब आप ब्लैक प्लेन जाएंगे तो मैं भी आपको बताऊंगा। मैं यहाँ स्टोन आइलैंड में बहुत उत्सुकता से आया हूँ। हम ऐसा तो ज़्यादातर समय नहीं हो रहा। एलेन ने नारा दिया, बहुत भारी है। हर मुलाकात दिन के साथ और भी परिवार उसके संपर्क में आए। कल ही ओल्सन परिवार के एक सदस्य एलेन से उनके व्यवसाय के पीछे की ताकत का पता लगाने के प्रयास में मुलाकात हुई थी। ओल्सन होटल ने पहले से ही क्रॉमवेल साम्राज्य से संसाधन उधार थे और उच्च आध्यात्मिक एकता की कुछ अन्य क्षेत्रों से आय की जगह थी। हालांकि बाद वाला अभी भी कम मात्रा में था। आखिरकार चौक पर बहुत कुछ उपलब्ध नहीं था और ये खाद्य पदार्थ थे। लेकिन मिनोस के लैपटॉप के आगमन के साथ ओल्सन परिवार ब्लैक प्लेन से आने वाली वस्तु के लिए एलेन के साथ एक डील करके अपनी सेवाओं में सुधार करना चाहता था। ये होटल ओल्सन के लिए एक नए स्तर पर पहुंचने का अवसर था। वैसे भी एलेन ने ओल्सन परिवार के प्रतिनिधि को मिनोस या ब्लैक प्लेन के बारे में कुछ नहीं बताया था। उसने बस इतना कहा कि उसने अपने सहयोगियों के लिए ये शर्त रखी है, यदि युवा स्टुअर्ट फुटबॉल तो भविष्य में व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। और यह सिर्फ ओल्सन परिवार ही नहीं था जिसने उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी, बल्कि स्टोन आइलैंड के कई अन्य कुलीन परिवार भी थे जो इन वस्तुओं को खरीदना चाहते थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि नैश फैमिली के स्टो मिनोस की कब्रगाहों को बड़े कुलीन परिवार की कंपनी नहीं बेच रहे थे, क्योंकि वे आमतौर पर ऐसी ही शौता में रहते थे। उन्हें समझ नहीं आया कि यहाँ क्या परेशानी है। ऐसा था मनो एलेन और उनके सहयोगियों को मानक आबादी को बेचकर केवल पैसा कमाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये संपर्क अभी भी बहुत सकारात्मक माने जा सकते हैं। एलेन द्वारा पेश किए गए बदलावों से हर कोई खुश नहीं था और वे व्यवसाय का एक हिस्सा चाहते थे। नैश परिवार की प्रतिद्वंद्वी शक्ति अलन परिवार के मामले में भी यही स्थिति थी। उच्च आध्यात्मिक एकाग्रता के साथ अलन परिवार स्टोन द्वीप समूह अधिकांश खाद्य व्यापार के लिए जिम्मेदार था, और इस कारण से वे नैश परिवार द्वारा इन कम कीमत वाली संपत्ति की उपस्थिति से शुरू की गई खुशी नहीं थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एलेन ये सामान कहाँ से ला रही है और इतनी कम कीमत में मिल रही है। इसलिए उन्होंने पहले ही इस मामले की जांच शुरू कर दी थी। उनका उद्देश्य एलेन के इस सहयोगी के लिए एक बेहतर और अधिक आकर्षक बिक्री करना था, उनके इस सहयोगी को चोरी करना था। जब हम ट्रेन सिटी जाएंगे तो हमें बहुत सावधान रहना होगा। अलन परिवार के जासूस निश्चित रूप से मेरा पीछा करने की कोशिश करेंगे, एलेन ने अपने दोस्त के साथ जाने से पहले मन में सोचा था। अध्याय 156, ल्यूक का प्रस्थान। इस बीच युवा ल्यूक अपने पिता के कार्यालय में थे। फादर मार्विन एक कोने में स्थित थे। उनके पिता और एक भूरे बालों वाले युवा सक्रिय रूप से बात कर रहे थे। ल्यूक काफी चिंतित था, उसके चेहरे का भाव आसानी से देखा जा सकता था। साथ ही वह इस बात से खुश और चिंतित थी कि आगे क्या होगा। आखिरकार यही वह दिन था जब इस युवा मास्टर का संदेह सच हो गया था। जो व्यक्ति पितृपुरुष मार्विन से कर रहा था वह कोई और बात नहीं बल्कि पश्चिमी साम्राज्य के संप्रदाय का दूत था। आज ल्यूक ने आखिरकार स्टोन आइलैंड छोड़ दिया, जिसका आध्यात्मिक टूर्नामेंट के अंत से इंतजार किया जा रहा है। असल में ल्यूक को उस टूर्नामेंट में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि वह सिर्फ अपने पिता की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए टॉप 10 में न्यूयॉर्क जाना चाहती थीं। किसी भी युवा मास्टर की तरह उनका भी अपना व्यवहार था। फिर भी उसके लिए भले ही उनमें से कुछ लोग अधिक मजबूत हों, क्योंकि वह एक बहुत मजबूत साम्राज्य में जा रहा था, अंत में वह अभी भी सर्वोच्च पद पर होगा। इसलिए उन्होंने उस प्रतियोगिता में केवल अपना पद कम रखा, अपना लक्ष्य पूरा करते हुए ही क्रॉमवेल साम्राज्य से प्रस्थान किया। आखिरकार वे पिछले कुछ महीनों से इस दिन का इंतजार कर रहे हैं और भी जोश के साथ ट्रेनिंग करते हुए गए हैं।
पश्चिमी साम्राज्य में प्रवेश पर वह एक युवा व्यक्तित्व के रूप में अपनी स्थिति से एक प्रतिष्ठित दर्जे के व्यक्तित्व में बदल जाएगा। इसलिए वह मजबूत होने के लिए संघर्ष कर रही थी और पहले ही 42 के स्तर पर पहुंच गई थी। हे अगली बार जब मैं यहाँ आऊँगा मैं उस कमीने मिनोस की तलाश करूँगा। अच्छा ही है वह मेरा परिवार एक मूल्यवान सहयोगी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं भूल गया हूँ कि उसने क्या किया। चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान के साथ ल्यूक ने मन ही मन सोचा। वह नहीं जानता था कि मिनोस फ्लेमिंग साम्राज्य था या नहीं, फिर भी उन्हें विश्वास था कि यह युवक पीछे रह जाएगा क्योंकि पश्चिमी साम्राज्य महाद्वीप के सबसे मजबूत साम्राज्यों में से एक था और उसके पास अधिक अवसर थे। इस मामले में ल्यूक ने पहले से ही अपने मन में उस दिन की कल्पना की थी जब वह फिर से युवा स्टुअर्ट से मिली थी। जब ल्यूक की कल्पना की जा रही थी तो मार्विन और एलिमेंटल संप्रदाय के प्रतिनिधि की बातचीत समाप्त हो रही थी। मार्विन, क्या आप अपने बेटों के साथ वहां रुकना चाहते हैं? पश्चिमी साम्राज्य जैसी भीड़भाड़ वाली जगह पर जीवन आसान नहीं है। आप जानते हैं, पूर्वी साम्राज्य के साथ हमेशा टकराव होता रहता है। यह आम लोगों के लिए जगह नहीं है, भूरे बालों वाले आदमी ने शांति से कहा। उन्हें लेवल 61 का ओरियल होल्ट कहा जाता था। वह एलिमेंटल संप्रदाय के कुछ भावी अनुयायियों को पश्चिमी साम्राज्य में लाने के लिए जिम्मेदार था, विशेष रूप से ओरियल स्टोन द्वीप और मध्य महाद्वीप के उत्तर मध्य भाग में कुछ छोटे राज्यों में भर्ती के लिए जिम्मेदार था जहां फ्लेमिंग साम्राज्य था। इस क्षेत्र में 3 छोटे राज्य थे जो ज्वलनशील साम्राज्य के दुश्मन थे, इसलिए इन राज्यों के मध्य महाद्वीप के अन्य क्षेत्रों के साथ संबंध थे। वैसे भी मार्विन ने फिर अजीब तरह से मजाक किया और कहा, मुझे पता है कि वह कभी कभी छोटी मूर्ख होती है, लेकिन वह इस अवसर को बहुत ही चुनिंदा तरीके से लेती है। यह उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि वह इस समय भी हमारे परिवार में सबसे सरल में से एक है, इसलिए यदि वह यही चाहता है तो मैं केवल यही कर सकता हूँ, उसकी मदद कर सकता हूँ। इस आश्चर्यजनक भूरे बालों वाले आदमी ने एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और आह भरी। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि मैं वहाँ उसके शुरुआती महीनों के दौरान उसकी कुछ मदद कर सकता हूँ, लेकिन बस इतना ही। उसके बाद अगर वह अनुकूलन करने में असफल रहता है तो उसे खुद ही प्रबंधन करना होगा। इस शख्स ने नैश फैमिली को देखी अच्छी नज़रों से। यही वजह है कि शीबो मार्विन से इतनी हल्की फुल्की बातें। इतनी ताकत वाले और इतनी बेहतर जगह वाले आने वाले किसी व्यक्ति ने इन लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया? यह उस व्यक्ति के पूर्वज से संबंधित था। 3000 साल पहले भी नैश परिवार के एक जहाज ने ओरियल के द्वीप में से एक की जान बचाई थी। उसके बाद वह व्यक्तिगत रूप से पश्चिमी साम्राज्य में लौट आया, आध्यात्मिक संत बनने से लेकर दृढ़ता तक विकसित हुआ और फिर मूल संप्रदाय में एक पद प्राप्त हुआ। इससे उन्हें हर 10 साल में एक निश्चित संख्या में लोगों को संप्रदाय में शामिल होने का अधिकार प्राप्त हो गया। इसके साथ ही वह ये नहीं भूले कि नैश परिवार ने क्या किया था और स्टोन आइलैंड के इस परिवार को ऐसा अवसर दिया था। और उस व्यक्ति के वंशज के रूप में ओरियल का अनुभव उस व्यक्तित्व दिवस नैश परिवार की स्थापना से सुशोभित हुआ। वैसे भी फिर उसने अपनी कुर्सी से उठाए और ल्यूक की तरफ देखा। नौजवान, तुम क्या तैयार हो? यह आश्चर्यजनक ल्यूक तेजी से उठ खड़ा हुआ और उत्सुकता से बोला। हाँ, ठीक है, फिर हम जीवित हैं। अपने पिता को कहो, हम अब यहाँ नहीं रहेंगे। उन्होंने मार्विन के कार्यालय से बाहर की ओर बढ़ते हुए कहा। उसके बाद इसमें अधिक समय नहीं लगा और ल्यूक ने ओरियल के पीछे पीछे चेहरे पर एक सुखद मुस्कान के साथ अपने पिता को बताया। हे, मुझे आश्चर्य है कि जब मैं यहाँ वापस आया तो मैं किस स्तर पर आया। ... इसी बीच स्टोन आइलैंड शहर के दूसरे हिस्सों में एक बड़ी हवेली में 2 शतरंज के खेल में प्रतिस्पर्धा की बातें कर रहे थे। उनमें से एक की दोस्ती और लंबे बाल थे, इस हद तक कि पता ही नहीं चला कि एक कहाँ से शुरू हुई और दूसरी कहाँ गायब। बाल भी पूरी तरह से अलग थे, मानो वह व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम निरीक्षण पर पहुंच गया हो। जहां तक दूसरी की बात है, वह बिल्कुल इसके विपरीत था। उनकी ना तो ये थी और ना ही बाल। अरे, उसकी भौहें भी नहीं थीं। हालांकि वे किताबें देख रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी आपके उपयोगी जीवन के अंत के करीब नहीं था। दोनों पहले से ही आध्यात्मिक राजा थे और अभी भी कुछ शताब्दी विश्राम स्थल थे, भले ही वे लगभग 1000 साल पुराने थे। 3 में गंजे आदमी ने कहा, पैट्रियार्क, क्या हमने उस नैश चाइल्ड विषय पर अभी तक कोई प्रगति नहीं की है? यह अलन परिवार का सर्वोच्च बुजुर्ग रॉल्फ अलन, स्तर 57, काली प्रतिभा वाला था। उनका अभी अभी एक साधना सत्र बाहर आया था जो कुछ महीनों तक चला था, इसलिए इस बीच क्या क्या हुआ इसकी पूरी जानकारी नहीं थी। जहां तक बाल वाले नए वाले लिपस्टिक वाले का सवाल है, वह वर्तमान अलन परिवार का मुखिया डंकन अलन, लेवल 58, एक काली प्रतिभा वाला भी था। ठीक है, वह युवती बहुत देखभाल कर रही है, इसलिए हम अभी भी ये पता नहीं लगा पाए हैं कि उसके संसाधन कहाँ से आ रहे हैं। खेल में अपना कदम रखने से पहले कुलपति ने कहा, तो ऐसा ही है। ठीक है, देर सवेर वह अब छिप नहीं पाएगी। वह अधिक समय तक छिप नहीं सकती। गंजे बूढ़े व्यक्ति ने खेल देखते हुए भौहें चढ़ाते हुए टिप्पणी की।
उन्होंने एलेन और उसके आदमियों के पीछे एक जासूस लगा दिया था ताकि यह पता लगाया जा सके कि बिकने वाली वस्तुएं कहाँ से आती हैं। लेकिन वे इसमें ज़्यादा सफल नहीं रहे। एलेन को पहले से ही पता था कि ऐसा होगा, इसलिए वह आपातकालीन रणनीति का उपयोग कर रही थी। नैश परिवार एक जहाज का उपयोग कर रहा था जो वस्तुओं को ब्लैक प्लेन से स्टोन द्वीप के दक्षिण में एक विशेष द्वीप तक ले जाएगा। इसके बाद वस्तुओं को वहां से स्टोन द्वीप के तटीय शहरों में से एक में ले जाया जा रहा था। ये वह रणनीति थी जिसका वह उपयोग कर रही थी और जो वर्तमान क्षण तक काम कर रही थी। लेकिन एलेन को पता चला कि लेट सबेर इसका पता चल जाएगा। आखिरकार वह काम करने का कोई अचूक तरीका नहीं था। ये केवल एक अस्थायी उपाय था ताकि वह और मिनोस समय खरीद सकें। चेकमेट, फादर ने शांति से कहा और मास से चाय का एक कप उठाया और धीरे धीरे पिया। ... इस बीच संगीत युद्ध शहर के क्षेत्र के उद्घाटन की खबर पहले ही फैल गई थी। कई लोग इसे लेकर उत्सुक थे क्योंकि यह शहर में क्रिस्टल बनाने का एक और तरीका होगा। खेती की रैंकिंग की तरह बैटल के मैदान की भी रैंकिंग होगी जो समान पुरस्कार देगी। इतना ही नहीं बल्कि शहर के क्षेत्रीय नागरिकों के मनोरंजन के लिए और यहाँ तक कि अन्य सैनिकों के संघर्षों से सीखना भी एक अच्छा तरीका होगा। आखिरकार डांस एंटरटेनमेंट सिटी में अभी तक बहुत सारी सेवाएं नहीं रहीं। वैसे भी शहर के फिल्म निर्माताओं का उद्घाटन एक ही दिन में होगा और जो कोई भी प्रवेश करना चाहता है उसे जल्दी से ठीक करना होगा। उद्योगों में केवल 30,000 मंदिर थे, इसलिए सभी के लिए जगह नहीं थी। कीमत के संबंध में जो लोग देखते हैं उनके लिए अगले 10 वर्षों तक प्रवेश निःशुल्क था और केवल प्रतियोगियों को रैंकिंग के लिए साइन अप करने के लिए शुल्क का भुगतान करना पड़ता था। लेकिन हर किसी मैदान में कोई लड़ाई नहीं हो सकी। केवल वे ही ऐसा कर सकते हैं जो पहले ही साधना के चौथे चरण तक पहुंच गए हों। इस कारण से प्रतियोगिता करने के लिए प्रत्येक वांछित घाटी को रैंकिंग में नामांकन के लिए 100 आध्यात्मिक क्रिस्टल का भुगतान करना पड़ा और प्रति बैटल 30 क्रिस्टल का शुल्क देना पड़ा। वह जगह की परिचालन लागत थी, सेनानियों को न्यूनतम राशि का भुगतान करना था। वैसे भी ब्लैक प्लेन पर सूरज जल्दी ही डूब गया और कुछ ही घंटों में ड्रैगन सिटी का एरेना जनता के लिए खुला हो जाएगा। अध्याय 157 शुष्क शहर का अखाड़ा 1। शहर में दिन का उजाला तब हुआ जब पक्षी गा रहे थे और सुबह की पक्षी हवा चल रही थी। आकाश में कोई बादल नहीं था, बस एक सुंदर नीला दृश्य था। देखने के लिए समय निकालने वाले किसी भी व्यक्ति को संतुष्टि की भावना हो रही थी। यदि एक बादल वाला दिन हमें अधिक एकांतप्रिय घरेलू बना देता है तो एक सुंदर धूप वाली सुबह किसी को भी जीवंत बनाया जा सकता है। और ठीक है, इस समय थोड़ी ठंड थी लेकिन ये कोई अति नहीं थी। निश्चित रूप से कोई भी इसके लिए अपना उत्साह नहीं खोएगा। वैसे भी शहर जल्द ही मचलने लगा। कई लोग शहर के दक्षिणी क्षेत्र की ओर बढ़ने लगे। चैरिटेबल सिटी के मध्य जिले के कुछ क्षेत्र शेष थे। स्टूडेंट पर स्टूडेंट का निर्माण किया गया था। इतना ही नहीं, एरेना विशाल था और उसके लिए व्यापक खुले क्षेत्र की आवश्यकता थी। इसके साथ ही शहर के उस हिस्से में ऐसी बिल्डिंग बनाना दिलचस्प नहीं था जो पहले से इतनी तंग थी। शहर के मध्य भाग में अभी भी कुछ खुली जगहें हैं, लेकिन वह छोटी सेवाओं के लिए हैं जिनमें भविष्य भी शामिल है। आखिरकार ये शहर का दिल था जहां लोग अपनी गरीबी की लगभग हर चीज ढूंढने के लिए जा सकते थे। वैसे भी न केवल शहर के इस हिस्से में बल्कि अन्य जगहों पर भी लोग जा रहे थे। इस समय डांस सिटी में काफ़ी आबादी थी और हर किसी मैदान के उद्घाटन में शामिल नहीं हो सका। इसलिए कई लोग अपने दैनिक कार्य करेंगे, जैसे कि अनलॉक में काम करना जाना, शिकार के लिए बाहर जाना, खेती टॉवर में प्रशिक्षण लेना आदि। बच्चों की आध्यात्मिक अकादमी में रहते हुए छोटे सैनिक द्वीप समूहों में पदावनति कर रहे हैं। ड्रैगन सिटी में एक जीवंत राक्षस था जो मिनोस का ये स्थान आने के समय से बहुत अलग था। ... अभी जबकि ड्रैगन सिटी के क्षेत्र ने एक और दिन की शुरुआत की, मिनोस स्थानिक साम्राज्य में था। ब्लैक प्लेन केस की देखभाल के लिए जाने से पहले वह हर सुबह यहाँ ट्रेनिंग के लिए आती थीं। इसके अलावा उन्होंने वर्तमान में एक दिन में 3 प्रशिक्षण सत्रों में भाग लिया, जिसमें से एक दिन के मध्य में उन्होंने अपनी युद्ध तकनीक का प्रशिक्षण लिया। खेती के 5वें चरण में उनके तकनीशियनों को पहले से भी अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता थी। उदाहरण के लिए अब उसकी आक्रमण तकनीक की मांग है कि वह अगले चरण पर जाने से पहले इसे लगभग 100,000 बार सक्रिय करे। उनकी इंडस्ट्री में आगे का कठिन काम था, लेकिन यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु था। जब वह साधना के 6ठे चरण में पहुंचे और अपनी तकनीकों को दूसरे चरण में आगे बढ़ाया तो उन्होंने अंततः कुछ आवश्यक चीजें हासिल कर ली। उन्हें इन तकनीकों में से कुछ सीखने के बाद की तलाश की। उदाहरण के लिए उसके आसपास के स्थान के एक विशेष क्षेत्र को प्रभावित करने वाली 2 तकनीकों का अत्यधिक विशिष्ट पर लोगों द्वारा उपयोग किया जाएगा। अब तक मिनोस ने अपनी टेक्नोलॉजी को इस हद तक नियंत्रित करने में गलती की थी कि वह अपने सहयोगियों को प्रभावित नहीं करती थी, लेकिन वह बदलाव के करीब और करीब आ रही थी। और इसके साथ ही वह अंततः समूह लड़ाइयों के दौरान अपने सहयोगियों का संभावित तरीकों से उपयोग कर सकता है।
आखिरकार लंबी दूरी के हमले अभी तक कम दूरी के प्रभावकारी नहीं थे। इसी प्रकार मिनोस ने अपना साधना सत्र समाप्त कर दिया और कुछ आध्यात्मिक दर्शन किए। लेक के पास स्पेटियल साम्राज्य में बड़े घर के बाहर एक कुर्सी पर बैठे। फिर उसने 3 पूंछ वाली फॉक्स को लिया, जो अब इतनी छोटी नहीं थी, और उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए उसे अपनी गोद में रख लिया। पहले तो उसे बहुत ज्यादा हिम्मत हो गई थी, लेकिन फिर भी उसे पेटू मिला जिसे खाना बहुत पसंद आया। ओ ये देखते समय एमिलिन मन ही मन मुस्कुराती है, ये देखकर कि उसकी बेटी मिनोस के साथ कैसे रोमांचित हुई। वास्तव में छोटी काइला के लिए युवा स्टुअर्ट उसके पिता के बराबर थे। खैर ही उसकी माँ ने ना कहा हो, फिर भी एक युवा आध्यात्मिक जानवर के लिए कुछ रिश्ते को अलग रखना कॉम्प्लेक्स था। निम्न स्तर के आध्यात्मिक परमाणुओं के लिए जो कोई उन्हें खाना खिलाता है, उसे आमतौर पर उनके सकारात्मक रूप से देखा जाता है। इसलिए काइला वास्तव में मिनोस को पसंद करती थी और उस पर गहरा भरोसा करती थी, यहाँ तक कि उसकी गोद में लेटकर सोती थी। वर्तमान समय में स्थानीय साम्राज्य में इन 3 के अलावा और कोई नहीं था। दोनों युवा अपने परिवार के साथ थे और दिलियन स्वयं के व्यवसाय पर काम कर रहे थे। मिनोस ने फिर एमिलिन की ओर देखा और पूछा, क्या सुरक्षा हर समय यहाँ पर बोरियत महसूस होती है? ये सुनकर उसने अपना बड़ा सा सिर हिलाकर कहा, ठीक है, थोड़ा सा, लेकिन यह मेरी बेटी और मेरे लिए सबसे अच्छी है। कोई भी आध्यात्मिक जानवर अपने जीवन का त्याग कर देगा यदि वह इसी तरह की जगह पर रह सके। आखिरकार बिना किसी भावना के इस महान अवसर का आनंद लेते हुए समय निकालना बेहतर होगा। उसके बाद उसके पास आनंद लेने के लिए अभी भी हजारों साल हो गए, इसलिए हर समय इस जगह पर कोई दोस्त नहीं रहता था। ये सच है। लेकिन जब आप छठे चरण के मध्य में यात्रा करते हैं, यदि आप मध्य महाद्वीप के उत्तर में मेरी यात्रा के दौरान बाहर जाना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी समस्या नहीं होगी। उन्होंने काइला के पेट की मालिश करते हुए कहा, ठीक है, मैं इसे ध्यान में रखूंगा। कुछ घंटे पहले ही चला गया और फ्राई सिटी का एरिना काउंटियों का समय आ गया। मिनोस ने पहले ही अपनी हवेली वापस कर दी थी और शहर के दक्षिणी क्षेत्र की ओर जाने के लिए तैयार था। वह एक और लक्ष्य पूरा होने से भी खुश थे। इसके कुछ समय बाद वह सबसे पहले पानी के शहर की यात्रा की योजना बना रही थी। ब्लैक प्लेन पहले से ही लगभग सीमा तक काम कर रहा था और मिनोस के क्षेत्र के वृक्षारोपण क्षेत्र में सुधार के लिए कोई और जगह नहीं होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो यह एक ऐसा मामला था जिससे एक बार फिर निपटना पड़ा। लेकिन इस बीच वह आज का फ़ायदा उठाकर इस अखाड़े का उद्घाटन देखेंगे। ये केवल ड्राई सिटी के निवासियों के लिए एक अवसर नहीं था, बल्कि इसे मिनोस के कुछ सैनिकों के लिए एक परीक्षा माना जा सकता था। मैदान का उद्घाटन सैनिकों के बीच एक छोटी सी प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाएगा, जो मिनोस के लिए अपने अधीनस्थों की ताकत बनाए रखने के लिए उपयुक्त होगा। वैसे भी मिनोस को तैयार होने में ज़्यादा समय नहीं लगा और जल्द ही वह अपने निवास से शहर के दक्षिण की ओर एक गाड़ी में बैठकर निकल गया। उनके अलावा युवा सचिव मिया के साथ बटलर डिलियन भी वहां थे। और ज़्यादा देर नहीं हुई जब मिनोस की गाड़ी शहर के मैदान के सामने पहुंची। वह स्थान बाहर के लोगों से खचाखच भरा हुआ था और उस स्थान के कई प्रवेश द्वारों में से एक में भीड़ जमा हो रही थी। इसके अलावा अखाड़े का आकार कोलिजियम जैसा था, जिसमें कई मेहराबें 4 मंजिलों में विभाजित थीं। ये वास्तव में एक शानदार इमारत थी, लाल रंग में, और इमारत के प्रत्येक मुख्य बिंदु पर 4 प्रवेश द्वार थे। वैसे भी मिनोस की गाड़ी अंततः इसके विशिष्ट प्रवेश द्वार पर रुक गई और वह और उसका समूह बिना किसी कतार की चिंता किए जल्दी से इमारत के अंदर चले गए। और ऐसा करते समय मिनोस के समूह ने कुछ वस्तुएं देखी जो इस इमारत के अंदर थीं। यह एक बहुत बड़ी जगह थी और प्रत्येक मंजिल पर कई बाथरूम, फूड कोर्ट थे, साथ ही रेस्तरां और अन्य दुकानों के लिए जगह भी थी जो इस तरह की जगह में पाई जा सकती थी। इस जगह पर बहुत अच्छी रोशनी थी, जिसमें कई कांच के मेहराब थे जो शहर के एक हिस्से का दृश्य देते थे, और इस जगह पर दोस्तों के साथ रुकने और बात करने के लिए एक उत्कृष्ट जगह थी। इनमें से कई बिंदुओं पर बड़ी स्क्रीन भी थी, जहां लड़ाई को उन क्षेत्रों में किसी के लिए भी प्रसारित किया जा सकता था, जबकि उस स्थान की रैंकिंग वाली स्क्रीन भी थी। लेकिन साधना की रैंकिंग के विपरीत युद्ध क्षेत्र की रैंकिंग प्रतिभा से नहीं बल्कि साधना के चरण से विभाजित होती थी। और चूंकि केवल खेती के चौथे चरण से ऊपर के कृषक ही लड़ सकते थे, इसलिए फिलहाल उस स्थान पर केवल 2 रैंकिंग थी, चौथे और 5वें चरण के लिए। वैसे भी पुरस्कार भी अन्य रैंकिंग के समान होंगे। प्रत्येक रैंकिंग के पहले स्थान पर कम से कम 1 महीने रहने वालों के लिए सेना में जगह पाने की संभावना होगी और निश्चित रूप से समान इनाम क्रिस्टल होंगे। भविष्य में आध्यात्मिक हथियारों जैसे विशेष पुरस्कारों की भी संभावनाएं थीं, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं किया जाएगा। दूसरी ओर ऐसे नियम भी थे जो किसी अखाड़े के योद्धा को मैच से इनकार करने से रोकते थे। आखिरकार प्रथम स्थान प्राप्त करना और फिर कोई और लड़ाई स्वीकार न करना बहुत सुविधाजनक होगा। वैसे भी कुछ देर तक उस जगह पर घूमने के बाद मिनोस, मिया और दिलियन अंततः लड़ाई के मंच से कुछ ही दूरी पर एक वीआईपी कमरे में पहुंचे। ये कमरा वैसा ही था जैसा कि मिनोस पहले से ही क्रॉमवेल साम्राज्य में था, लेकिन यह इतना अतिरंजित नहीं था।
आखिरकार ड्राई सिटी के पास अभी इतने संसाधन नहीं थे कि वह अनावश्यक विलासिता पर अधिक खर्च कर सके, लेकिन जगह का स्वाद अच्छा था। वहाँ एक लिविंग रूम, रसोई घर, 2 निजी बाथरूम और फर्नीचर के कई सजावटी टुकड़ों के साथ एक अच्छी जगह थी। एक मेज पर विभिन्न व्यंजन भी सजाए गए थे, जबकि इस वीआईपी क्षेत्र की बालकनी पर कुछ चमड़े की सीटें देखी जा सकती थीं। अध्याय 158, शुष्क शहर का अखाड़ा 2। और ज़्यादा समय नहीं लगा और लगभग 30,000 लोगों को पूरी जगह पर कब्जे में ले लिया गया। ये जगह आकर्षक है। मुझे लगता है कि मैं यहाँ भविष्य में बार बार आऊँगा। भीड़ के बीच में किसी ने कहा। वैसे ही मैं अभी यहाँ नहीं लड़ सकता, भविष्य में यहीं बहुत सारे संघर्ष होंगे। मुझे आश्चर्य है कि आज क्या होगा। हाँ, निश्चिंत रहो, आपका बड़ा भाई आपको बताएगा। मैंने अपने एक दोस्त से सुना कि आज यहाँ एक छोटी सी प्रतियोगिता होने वाली है। एक प्रतियोगिता? ओह, यह मैं पहली बार देखूंगा। मैं बस पूर्व ब्लैक स्टार अकादमी के प्रोफेसरों को अपनी कला में सक्रिय रूप से सक्रिय कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी वास्तविक लड़ाई नहीं देखी। एक महिला युवक ने चेहरे पर प्रत्याशा की मुस्कान के साथ कहा। वहाँ देखो, ऐसा लग रहा है कि ये शुरू होने वाला है। और जैसे ही किसी ने ऐसा कहा, साजन पाइके के केंद्र में मंच पर गए और सभी का स्वागत करने के लिए ध्वनि मित्र का उपयोग किया गया। ड्रंक सिटी के एरेना के उद्घाटन में आपका स्वागत है। आज हम पहली बार इस इमारत को खोल रहे हैं, इसलिए ब्लैक प्लेन आर्मी दर्शकों के लिए एक छोटी प्रतियोगिता आयोजित की गई। फिर उन्होंने इस बारे में बात शुरू की कि आगे क्या होगा, जिसमें छोटे खेलों के नियम भी शामिल थे। पाइक के अनुसार सेना के 8 सैनिक एक प्रमुख टूर्नामेंट में लड़ेंगे, जिसमें कुल 7 मैच होंगे। तीसरे स्थान के लिए कोई विवाद नहीं होगा, क्योंकि केवल प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले सैनिकों को ही 1000 निम्न श्रेणी के क्रिस्टल का पुरस्कार मिल सकता था। वैसे भी सेना में 42 लेवल के सबसे मजबूत जवान थे। जहां तक सार्जेंट पाइक का सवाल है, आमतौर पर समूह में उनकी नेतृत्वकारी भूमिका होती थी। हालांकि वह अपने समान स्तर पर थे, इसलिए वह प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे थे बल्कि केवल अभिनय कर रहे थे, मैच रेफरी के रूप में। और ज़्यादा समय नहीं लगा और वे सभी सैनिक जो इस उद्घाटन प्रतियोगिता में भाग लेने वाले थे, पहले ही उस स्थान पर आ गए थे। ठीक है, अगर हर कोई तैयार है तो आओ पहली लड़ाई शुरू करें। पाइके ने उन 2 लोगों की ओर से उत्साहित होकर कहा जो पहला मैच खेलेंगे। ये दोनों सैनिक मिनोस के रक्षकों के समूह से आए थे, जो सूरज के शहर से लेकर यहाँ तक कि उसके साथ आए थे। उनमें से एक का शरीर और मजबूत था, जिसमें से एक के बाल कटे हुए थे और उसके बाएं हाथ में एक अंधी तलवार थी। दूसरा, कुछ अतिरिक्त पाउंड वाला एक आदमी था, जिसका चेहरा गोल था और उसकी बाईं सुविधा पर एक धातु की ढाल थी। जैसे ही उन्होंने खुद एक मंच स्थापित किया, दोनों ने पाइक की ओर देखा। लड़ाई के लिए अथॉरिटी की वापसी कर रहे थे। शुरू करना। इससे दोनों में से किसी को भी देर नहीं हुई। दोनों पहले से ही अपने अपने युद्ध तकनीशियन को सक्रिय करते हुए एक दूसरे की ओर दौड़ रहे थे। उलझन में जाओ, तेजी से। मजबूत आदमी ने अपनी तलवारों से तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने प्रतिद्वंद्वी के मोटे शरीर की ओर अपना रास्ता काट दिया। हालांकि कमजोर दिखने के बावजूद मोटा आदमी अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर बढ़ते हुए अपनी ढाल से खुद का बचाव करने में कामयाब रहा, इस हमले को नजरअंदाज करते हुए, और उस सैनिक की दाहिनी छाती पर एक जोरदार मुक्का मारा। पाओ! इस अप्रत्याशित हमले को पाकर मजबूत सैनिक कुछ कदम पीछे हट गया। उसने अभी अभी लगे प्रहार पर दर्द व्यक्त किया। यह मोटा आदमी ढाल के पीछे छुपने में सचमुच बहुत अच्छा है, उसने मन में शिकायत की, और उनकी लड़ाई को और अधिक तीव्र होने में देर नहीं लगी। ... पाओ! जल्द ही वह ताकतवर आदमी अपने प्रतिद्वंद्वी के लगातार हमलों को बर्दाश्त नहीं कर सका और अंततः चेहरे पर चोट लगने के बाद उसे मंच से बाहर फेंक दिया गया। ये देखने में बहुत सुंदर दृश्य था। जब तक उसे झटका लगा, मजबूत शरीर वाला आदमी पहले ही थक चुका था और जमीन की ओर गिरने लगा। लेकिन दुर्भाग्य से उसके लिए प्रतिद्वंद्वी का मुक्का पहले से ही उसके चेहरे के काफी करीब था जब तक कर अंततः हुई थी। उस हृष्टपुष्ट व्यक्ति के चेहरे पर चोट लगी क्योंकि उसके गाल इधर उधर हिल रहे थे और वह आलू की बोरी की तरह युद्ध मंच से दूर फेंक दिया गया था। मोटा सिपाही वास्तव में जानता था कि अपनी रक्षा का उपयोग कैसे करना है, खुद को दुश्मन से बचाना है और कमजोरी के क्षणों में हमला करना है। इससे उनकी जीत सुनिश्चित हो गई, भले ही लड़ाई के कुछ क्षणों में उन्हें कुछ नुकसान होता दिख रहा था। ठीक है, चलो अगली लड़ाई पर चलते हैं। ... बहुत दिलचस्प है कि उस सैनिक ने अपनी ढाल का उपयोग कैसे किया। मैंने नहीं सोचा था कि आप इस तरह से ढाल का उपयोग कर सकते हैं। ढाल सिर्फ कोई वस्तु नहीं है, ये लड़ाई में निर्णायक हो सकती है। समस्या यह है कि ज़्यादातर लोग तलवार, भाले आदि जैसे हथियारों का उपयोग करना पसंद करते हैं। देखो, एक और लड़ाई शुरू होने वाली है, देखते हैं अब क्या होगा। ... थोड़ी देर के बाद आखिरकार दिन की चौथी लड़ाई, अखाड़े की शुरुआती प्रतियोगिता के पहले चरण की आखिरी लड़ाई होने वाली थी। देवियों और सज्जनों, एक और लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। इस मैच के बाद हम 1 घंटे के लिए रुकेंगे ताकि प्रतिस्पर्धी अपनी ऊर्जा वापस पा सकें।
पाइके ने फिर मंच पर मौजूद पुरुष और महिला की ओर देखा और कहा, ठीक है, शुरू करो। ये सुनकर दोनों को देर नहीं लगी और वे झगड़ने लगे। महिला येलो सिटी की पूर्व निवासी थी और वह 7 महीने पहले ही सेना में शामिल हुई थी। जहां तक उस आदमी की बात है, वह स्टोन आइलैंड से आया था और 4 महीने तक मिनोस की सेना के साथ रहा था। वैसे भी दोनों अपनी वर्तमान वास्तविकता से बहुत खुश थे और इससे भी अधिक, इस छोटे टूर्नामेंट के विजेता को दिए गए उन 1000 क्रिस्टल को जीतने के लिए बहुत प्रेरित थे। इसके बाद महिला ने अपनी चलती तकनीक का इस्तेमाल किया, अपने प्रतिद्वंद्वी द्वारा बनाई गई आग की लपटों को दूर करते हुए। जब उसने उस पर हमला किया तो उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की पीठ पर मुक्का मारा। पाव सस। हालांकि जब उसकी मुट्ठी उस आदमी की असहाय पीठ को छूने ही वाली थी तो उसके रास्ते में एक अग्नि अवरोधक दिखाई दिया जो महिला की बांह की ओर जल रहा था। वह मन ही मन शोक मनाती थी, ये देखकर कि यह उसके प्रतिद्वंद्वी का जाल था। और तभी हवा में चीख पुकार की आवाज़ सुनाई दी, क्योंकि महिला को फर्श पर गिरा दिया गया था और उसके कुछ कपड़ों में आग लगी हुई थी। ये देखकर स्टोन आइलैंड से आए व्यक्ति ने तुरंत मौका पाकर उस पर हमला कर दिया। आग की लपटें, सस। लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ, पीले शहर की महिला की इस प्रतियोगिता के लिए अपनी योजनाएं थीं, इसलिए वह इस लड़ाई में अपना सब कुछ लगा रही थी। फिर वह अपनी चलती हुई तकनीक में अपनी शेष आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करते हुए जहां उसका प्रतिद्वंद्वी था वहां कूद गई और फिर आखिरी प्रयास के रूप में उस पर हमला किया। धत्तेरी की, उस औरत ने मुझे धोखा दिया। उद्धरण पाव। तुरंत महिला ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, अपने प्रतिद्वंद्वी के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा और उसे दूर फेंक दिया। उसने दर्द से करवट लेते हुए अपने चेहरे पर एक बदसूरत अभिव्यक्ति के साथ गैर स्थानीय रोने की आवाज़ निकालते हुए अपनी पीठ को फर्श पर जोर से मारा। जैसे ही वह झिझका, उसने उसे कीलों से ठोक दिया। घटनाओं में इस बदलाव को देखकर मैदान में आम जनता में हंगामा मच गया, ये देखकर कि वह प्रतियोगी कितना निर्णायक था। एक महत्वपूर्ण क्षण में उसने अपने प्रतिद्वंद्वी के जाल का प्रतिकार किया था, जबकि वह अभी भी उसके पिछले हमले की क्षति से पीड़ित थी। हालांकि वह अपनी मजबूत दृढ़ता के साथ आखिरी बाधा को पार करते हुए एक महत्वपूर्ण झटका देने में कामयाब रही। क्या व्यक्तित्व वाली महिला है, एक आदमी ने जोर से कहा। वह वास्तव में पहले जो कुछ हुआ उससे प्रभावित नहीं थी। मुझे लगा कि लड़ाई उसी क्षण समाप्त हो जाएगी। हे, मुझे उस आदमी के लिए खेद है। देखो, ऐसा लगता है कि उसके कुछ दांत टूट गए हैं। एक युवा महिला ने उस आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, जो मुंह से खून थूकते हुए कुछ दांतों में घुले हुए उठने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद वह लड़ाई जारी नहीं रख सका और अंततः महिला को क्वार्टर फाइनल के आखिरी दौर का विजेता घोषित कर दिया गया। ठीक है, लड़ाई खत्म हो गई है, पाइके ने एक पल के लिए आह भरते हुए उत्साह से कहा। ये गार्ड वास्तव में इस घटना को बहुत गंभीरता से ले रहे थे, लेकिन वह उनकी प्रेरणा को समझ सकता था। ठीक है दोस्तों, चलो 1 घंटे के लिए रुकें और फिर हम सेमीफाइनल के साथ वापस आएंगे। इस बीच मिनोस के वीआईपी कमरे में युवा संप्रभु उस जगह के डेक से सब कुछ देख रहा था, जबकि डिलियन और मिया उसके साथ थे। इसके बाद मिया ने हैरानी भरा कमेंट किया, अरे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये चीज़ें इतनी रोमांचक थीं। वह कोई योद्धा नहीं थी, वह बस एक साधारण कृषक थी जिसने अधिक और बेहतर जीवन जीने के लिए ऐसा किया। और ड्राई सिटी जैसी जगह में रहते हुए मिया ने अपने जीवन में बहुत अधिक झगड़े नहीं देखे थे। अतः इस प्रकार की घटना से वह आश्चर्यचकित रह गई। बटलर डिलियन फिर धीरे से मुस्कुराए और बोले, मुझे वह समय याद है जब मैं अभी भी छोटा था और मैंने आध्यात्मिक टूर्नामेंट देखा था। कुछ दोस्ताना मैच देखना बुरा नहीं है। कौन जानता है, भविष्य में हमारा अपना आध्यात्मिक टूर्नामेंट हो सकता है। मिनोस ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ टिप्पणी की। भविष्य में लोगों को ब्लैक प्लेन की ओर आकर्षित करने का यह उनके लिए एक अच्छा तरीका होगा। आखिरकार क्षेत्र की प्रतिभाओं को आकर्षित करने का यह सबसे प्रभावी तरीका था। लेकिन ऐसा भविष्य में होगा जब मिनोस की सेनाएं ऐसा करने में सक्षम होंगी, ताकि आत्मनिर्भरता सुनिश्चित हो सके। यहाँ ऐसा दिलचस्प होगा। पुरस्कारों के बाद कई लोग निश्चित रूप से सामने आएंगे। डिलियन ने सिर हिलाते हुए सहमति व्यक्त की। आध्यात्मिक टूर्नामेंट के अधिकांश अवशेषों को तीसरे टेस्ट में जगह बनाने का मौका भी नहीं मिला, इसलिए वे अन्य अवसरों में दिलचस्पी दिखाने में असमर्थ रहे। और इस क्षेत्र में ऐसा कुछ करना भी कोई बुरा विचार नहीं होगा, क्योंकि इन युवाओं को किसी भी साम्राज्य में कोई जोखिम नहीं लिया जाएगा जहां वे सिर्फ सामान्य लोग होते हैं। अध्याय 159, शुष्क शहर का अखाड़ा 3। समय बीत गया और आखिरकार एरिना ऑफ द पिज्जा सिटी उस शुरुआती टूर्नामेंट के फाइनल मैच के लिए आ गई। फाइनल में एक महिला थी जो क्वार्टर फाइनल में मामूली अंतर से बैटल ग्राही थी, जिसका नाम तेरी था। जहां तक उसके प्रतिद्वंद्वी की बात है, यह मिनोस के पूर्व गार्डों में से एक था जिसका नाम एल्मर था। दोनों की कुछ बातें सेमीफाइनल के साथ पास करने में सफल रहीं। बीच में ऐसे झगड़ों का सामना करना पड़ा जिन्होंने यहां मौजूद दर्शकों को प्रभावित किया।
वैसे भी आखिरकार दोनों के मंच पर चले गए जबकि दर्शकों का ध्यान उस स्थान पर लौट आया। ये हजारों लोग पहले से ही लगभग 4 घंटे से यहाँ मौजूद थे और उनमें से ज्यादातर ने पहले ही युद्ध का जायजा लिया था। उनसे कुछ के भविष्य में इस जगह पर जीने की चाहत भी बढ़ रही थी। आखिरकार निष्कर्ष आ गया। मैं तेरी मिस की जय जयकार कर रहा हूँ। वह यहाँ तक पहुँचने के लिए असल में कड़ी मेहनत की है। ये सच है, लेकिन सैनिक एल्मर में लॉक क्षमता युद्ध है। मुझे संदेह है कि वह हार जाएगा। यह उसके लिए संघर्षपूर्ण होने वाला है। आखिरकार सोलो कौशल शैक्षिकी प्रौद्योगिकी की तुलना में कम आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च करते हैं। ये कौशल का मुख्य लाभ था। ये स्वयं साधक का कुछ है और कोई बाहरी तकनीक नहीं सीखी गई है। सैमसंग गैलेक्सी के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा की इकाइयां कम थी। इन युद्धों में विनाश के अलावा प्रत्येक सुपरहीरो की क्षमता काफी अनोखी थी और उनके बारे में कोई सामान्य नियम नहीं थे। बेशक कोई भी परमाणु क्षमता जो ऊर्जा जारी करती है स्पष्ट रूप से प्रभावी होगी, लेकिन उन कौशलों के लिए जो ऊर्जा जारी नहीं करते ये भिन्न हो सकता है। मिनोस केस में उनका अपना शरीर स्थिरांक प्रभावित हुआ था और इसे सक्रिय या निष्क्रिय करने का कोई उपाय नहीं था। ये भौतिक संपत्ति की तरह था। वैसे भी कौशल की दुनिया अनंत थी और लगभग कुछ भी संभव था। इस बिंदु पर आखिरकार सार्जेंट पाई ने खुद को मंच के कोने में खड़ा कर लिया। टेरी को देखा जो काली महिला के कपड़े पहने हुए थे, जो पहले से ही लड़ाई के लिए तैयार थी। विस्तृत अध्ययन युद्ध के उद्देश्य से हमलों की तकनीक का अभ्यास किया गया था, इसलिए उसने किसी भी हथियार का उपयोग नहीं किया। उसके बाद पायल ने एल्मर की ओर देखा जिसके पास एक खुला कवच था जो मूल रूप से उसके शरीर पर केवल कुछ बिंदुओं पर आधारित था, जैसे कि उसका कंधा, उसकी स्वतंत्रता की कुछ मान्यताएं और दुश्मनों की रक्षा करना था। यह एक प्रकार का कवच था जिसका उद्देश्य योद्धा की गति को पूरा करना था, जो लड़ाई के दौरान सुरक्षा के इन कुछ प्रयासों को ढाल के रूप में उपयोग कर सकता था। अंत में उन्होंने किसी भी हथियार का उपयोग नहीं किया क्योंकि उनकी अपनी निकटतम क्षमता वाले परमाणु हथियार का उपयोग नहीं किया गया था जो उनके जैसे ही गैजेट्स की जगह है। और अपने कौशल के कारण एल्मर ने अपनी तकनीक के साथ इस रास्ते पर चलना चुना क्योंकि वह इसके लिए अधिक उपयुक्त थी। ठीक है, शुरू करो। छिपा हुआ पथ। लड़ाई की शुरुआत की आवाज के बाद तेरी बिना किसी हिचकिचाहट की स्वचालित तकनीक तुरंत अपने प्रतिद्वंद्वियों की ओर दौड़ने में सक्रिय हो गई। वह अपने प्रतिद्वंद्वियों की ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट थी, इसलिए उसे पता था कि इस मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा था। इस प्रकार इस स्थिति को बदलने के लिए पहले केवल कुछ करने की थी। उसी समय एल्मर ने अपने प्रतिद्वंद्वी पर मुस्कुराहट और फिर से अपना आंदोलन शुरू किया। उसने अचानक अपनी परमाणु क्षमता को सक्रिय कर दिया जब उसकी दोनों मुट्ठियां लगभग तुरंत लाल ऊर्जा से ढंक गईं। ऐसा लग रहा था इंसानों के हाथों में लाल स्टील का दस्ताना हो गया। वहां है, वह से ही इसका उपयोग शुरू कर रहा है। उद्योगपतियों के बीच में कोई चिल्लाया। यह एल्मर की एकल क्षमता थी जिसने उसके मुट्ठियों को ग्रेड 2 के समान कठोर बना दिया था। वॉर ग्रेड ग्रैमिल के कारण उच्च श्रेणी का हथियार जो उसकी काया ने उसे प्रदान किया था। यह एक शानदार कौशल था जो दुश्मनों की सुरक्षा को बहुत तेजी से नष्ट कर सकता था। इस कारण से टोरी ने युद्ध की शुरुआत से ही अपनी ऑटोमोबाइल तकनीक का उपयोग किया था। यदि उसे मारा गया, भले ही वह तुरंत पराजित न हो, तो भी वह अधिक समय तक लड़ने में सक्षम नहीं था। अपील मुझे करनी होगी और दूर से साथी होंगे। मैं कोई जोखिम नहीं उठा सकता और उसके करीब नहीं जा सकता। इस बीच एल्मर ने अंततः टोरी के करीब आने की कोशिश करते हुए अपनी चाल शुरू कर दी। हे सार्जेंट टोरी, इसे नामांकित से मत लो। मुझे केवल 1000 क्रिस्टल के पुरस्कार मिले हैं। पाओ। इन शब्दों को सुनने के बाद टोरी ने और समय नहीं तोड़ा और जल्द ही हवा में मुक्का मारा, जिससे एल्मर जिस दिशा में आ रहा था उस दिशा में ऊर्जा की एक पुरानी परिभाषा थी। बूम। और जो खतरे की जा सकती थी उसके विपरीत एल्मर ने बहुत महानता नहीं की, बल्कि केवल अपने हाथों का उपयोग करके सीधे टोरी द्वारा निर्मित रियाल पर मुक्का मारा। अगर आपको मुझ पर हमला करने का मौका नहीं मिलता तो भी मैं आपको हरा दूंगा क्योंकि सबसे पहले आपकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। पहला हमला झेलने के तुरंत बाद 2 कदम पीछे जाने पर उसने कहा। ... जैसे बैटलरी जारी रही, मिनोस और उनके ग्रुप ने आराम से अपने जापानी लोन से इस लड़ाई का आनंद लिया। ये कौशल उत्कृष्ट है। मुझे डर है कि यह युवा तेरी जीत नहीं हो सकती। बटलर डिलियन ने ग्रुप को टिप्पणी की। इससे आश्चर्यचकित होकर मिनोस ने सिर हिलाया में सहमति व्यक्त की और बोलना शुरू किया। टेरी जैसे ब्लैक ग्रेड वॉर तकनीक वाले और सामने आए किसी व्यक्ति के लिए एल्मर अपने सबसे खराब प्रकार के प्रतिद्वंद्वी हैं। मैं ये कहने का साहस करता हूं कि समर्थन और लंबी दूरी के युद्ध कौशल या तकनीक वाले विरोधियों के अलावा एल्मर के समान स्तर के किसी व्यक्ति के लिए उसे हराना चुनौतीपूर्ण होगा। मिनोस के लिए एल्मर को हराना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि उसके पास 2 तकनीकें थीं जो एल्मर को उसे मारने से रोक सकती थीं और जो उसके प्रतिद्वंद्वी को खत्म कर सकती थीं। लेकिन इसे हासिल करने के अन्य तरीके भी थे।
उदाहरण के लिए, जिस समय मिनोस की पहली लड़ाई हुई थी, उन 3 हफ्तों की लड़ाई में उसे अपने विरोधियों में से एक को हराने में कठिनाई हुई थी। उस आदमी, ग्रिम, के पास एक जन्मजात समर्थन प्रकार की क्षमता थी, जिसे मेंटल कैश कहा जाता था, जो अपने उपयोगकर्ता के प्रतिद्वंद्वी को अस्थायी भ्रम की स्थिति में डाल सकता था। वैसे भी, यह एल्मर जैसे प्रतिद्वंद्वी को हराने का एक और तरीका था। लेकिन टोरी का दुर्भाग्य था कि उसके पास इस प्रकार की कोई भी तकनीक या जन्मजात क्षमता नहीं थी। हे, ये युवक तब और भी दिलचस्प हो जाएगा जब वह आध्यात्मिक राजा के चरण में पहुंचेगा, डिलियन ने मुस्कुराते हुए कहा। जाहिर है, ऐसे कौशल वाला सैनिक होने से ब्लैक प्लेन आर्मी और भी मजबूत हो जाएगी। और जब वह साधना के छठे चरण में पहुंच गया, तो भविष्य में निस्संदेह उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए कुछ प्रतिद्वंद्वी होंगे। और जब मिनोस और डिलियन वीआईपी कमरे की बालकनी पर बात कर रहे थे, तो लड़ाई पहले ही समाप्त हो रही थी। तब तक वह कोई त्वरित लड़ाई नहीं थी, लेकिन शुरू से अंत तक टकराव पर सार्जेंट एल्मर का पक्ष हावी रहा। उसने अपनी जन्मजात क्षमता से मुकाबला करते हुए टोरी के विभिन्न हमलों से अपना बचाव किया था। उसी समय टोरी मंच पर आगे पीछे दौड़ रही थी, हमेशा अपने प्रतिद्वंद्वी से कुछ दूरी बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। हालांकि उसकी रणनीति काम नहीं आई। जैसा कि एल्मर ने पहले कहा था, अगर वह मौका नहीं लेती तो उसके जीतने की संभावना शून्य हो जाती, क्योंकि जन्मजात कौशल आध्यात्मिक तकनीकों की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी थे। इसलिए जब वह अपने आध्यात्मिक भंडार को खत्म कर रही थी, तो उसका प्रतिद्वंद्वी कुछ दर्जन प्रहारों के बाद भी बहुत अच्छी तरह से वहां खड़ा था। और अंत में टोरी अपनी पिछली गति को बनाए रखने में असमर्थ थी जब एल्मर करीब आने और अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमला करने में कामयाब रहा। वह इस लड़ाई के अंत की शुरुआत थी। पहला झटका मिलने के बाद टोरी अब एल्मर के हमलों से बच नहीं सका। वह बस अपना बचाव कर सकती थी या पलटवार कर सकती थी। अचानक एक और झटका टोरी के कवच पर लगा, जिससे सारा नुकसान उसकी पसलियों में फैल गया, जिससे वह मौके पर ही दर्द से चिल्लाने लगी। वह 2 कदम पीछे हट गई जबकि उसके घुटने लड़खड़ा रहे थे और वह धीरे धीरे फर्श पर गिर गई। वह गंभीर रूप से घायल नहीं हुई थी, क्योंकि यह एक दोस्ताना मैच था, लेकिन उसके मुंह से अभी भी खून की धारें निकल रही थीं। ये निश्चित रूप से एक निशान छोड़ेगा। जब उसने अपने शरीर पर टूटे हुए कवच को देखा तो उसने मन ही मन दुख व्यक्त किया। वह अपने शरीर के उस हिस्से को महसूस कर सकती थी जिसे झटका लगा था। उस हिस्से में महसूस हो रहे तीव्र दर्द के कारण उसका रंग पहले से ही नीला पड़ने लगा था। मैं छोड़ता हूँ, उसने जोर से कहा। जारी रखने का कोई मतलब नहीं था। वह लगभग आध्यात्मिक ऊर्जा से बाहर हो चुकी थी, और अब उसे जो दर्द महसूस हो रहा था वह युद्ध से उसका ध्यान भटकाने के लिए काफ़ी था। इसके साथ ही आखिरकार लड़ाई खत्म हो गई। ठीक है, चून की प्रतियोगी टेरी ने लड़ाई छोड़ दी है, एल्मर इस प्रतियोगिता का विजेता होगा, पाइके ने उत्साह से कहा। और इसमें अधिक समय नहीं लगा और दर्शक पहले से ही चर्चा कर रहे थे कि इस स्थान पर क्या हुआ था। वह मेरे जीवन की सबसे अच्छी दोपहरों में से एक थी। भीड़ के बीच में एक युवक ने अपने दोस्तों से कहा। मेरे लिए भी यही बात है। कल्टीवेशन टावर के खुलने के बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ देखूंगा जो मुझे इतना खुश कर देगा। जब मैं साधना के चौथे चरण में पहुंचूंगा तो मैं इस स्थान पर प्रतियोगिता में भाग लूंगा। मैंने सुना है कि यहाँ खेती के साथ साथ खेती की भी बुकिंग करनी होगी। उसके बाद धीरे धीरे लोग वहां चले गए, अपना घर, काम या जो कुछ भी था वहां वापस चले गए। जिस कमरे में वे थे, मिनोस ने उस विश्वविद्यालय की ओर देखा जो उसके और डिलियन के साथ था और कहा, सचिव मिया, सार्जेंट एल्मर को उनके पुरस्कार प्राप्त करने की व्यवस्था करें। ठीक है युवा मास्टर, जल्द ही मैं वाटर सिटी जाने के लिए निकलूंगा, फिर मेरे साथ जाने के लिए 5 सैनिकों का एक समूह अलग हो जाएगा, दादाजी डिलियन। हम ठीक है। अध्याय 160 काले मैदान में जाना बजाना। अचानक काले मैदान पर एक विशिष्ट स्थान पर धातु की वस्तुओं के एक दूसरे से पत्थरों की आवाजें सुनी जा सकती हैं। इस जगह पर लगभग 50 लोग सिक्के और पत्थर तोड़ने का काम करने वाले थे, दूसरे औजार हाथ में लेकर काम कर रहे थे। उस स्थान पर छोटा सा अंधेरा था, कुछ बिखरी हुई रोशनी के साथ, और समय समय पर किसी व्यक्ति द्वारा खींचे गए पदार्थ के ढेर को झुकाते हुए इस गुफा से बाहर की ओर झुका हुआ था। पूरे होने के कारण ये जगह थोड़ी गर्म थी, इसलिए कई संतों की सांसें तेजी से चल रही थी जबकि उनके कपड़े पूरी तरह से बड़े हो गए थे। उसी समय इस स्थान की धात्विक दृष्टि के बीच एक तेज आवाज गूंजी। डाइसो, तुमने क्या देखा कि क्रिस्टल की मात्रा हर दिन बढ़ रही है? एक छोटे कद का लेकिन उभरता हुआ प्लास्टर वाला आदमी अपने शिफ्टमेट से बात कर रहा था, जो अपने बगल में खड़ा था। इससे आश्चर्यचकित होकर डाइसो ने अपने सामने क्रिस्टल की वॉल पर हथौड़ा जारी करते हुए कहा, मुझे लगता है कि पिछले 2 वर्षों में क्रिस्टल का उत्पादन 2 गुना हो गया होगा। बजाना। उस स्थान पर आतिश की आवाजें आईं और जल्द ही वहां स्पिरिचुअल क्रिस्टल का एक और ढेर बन गया और एक बार फिर इस गुफा से बाहर निकला।
ये ब्लैक प्लेन की कुछ निचली श्रेणी के क्रिस्टल खनिजों में से एक थी, जो कि क्लासिक सिटी से केवल कुछ किलोमीटर की दूरी पर थी। और जहां तक ये दो खनिज किस बारे में बात कर रहे थे, ये ब्लैक प्लेन की आध्यात्मिक एकाग्रता का कारण था, जो युवा स्टुअर्ट इस जगह की आध्यात्मिक जड़ को ठीक करने के बाद से बढ़ रहा था। यह एक सामान्य बहुत ही जटिल प्रभाव था, लेकिन सीधे शब्दों में कहें तो इस क्षेत्र की आध्यात्मिक जड़ता न केवल रूप से कार्य कर रही थी, जिससे इसके आसपास के क्षेत्र में आध्यात्मिक एकाग्रता बढ़ सकती थी, बल्कि यह आसपास की क्षेत्र से मुक्त ऊर्जा भी चुराई जा रही थी। तो इस आध्यात्मिक जड़ता की समस्या को हल करके मिनोस ने जुड़ावत को ठीक किया और धीरे धीरे क्षेत्र की आध्यात्मिक एकता को पैमाने पर रखा और इन क्षेत्रों की मुक्त ऊर्जा को उस जड़ द्वारा चोरी होने से रोका। इस प्रकार भले ही इस स्थान की आध्यात्मिक जड़ता को दैवीय श्रेणी की चिकित्सा की ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए अभी भी कई वर्षों की आवश्यकता थी, क्षेत्र की आध्यात्मिक एकाग्रता पहले से ही थोड़ी थोड़ी बढ़ रही थी। और इसके साथ ही इन क्षेत्रों में मिनोस के आगमन के बाद से इस क्षेत्र में प्रचार श्रेणी के आध्यात्मिक क्रिस्टल की मात्रा में वृद्धि हो रही है। आध्यात्मिक क्रिस्टल विशेष रसायन थे जो आध्यात्मिक ऊर्जा को एकत्रित कर सकते थे और प्राकृतिक रूप से समग्र रूप से विकसित होते थे। लेकिन कोई गलती न करें, ये पूरी तरह का डॉक्यूमेंट्री स्रोत था। जब तक जीवित प्राणी एक विशिष्ट सीमा से आगे नहीं चलता, तब तक समय समय पर उन स्थानों पर नए क्रिस्टल निर्माण रहे जहां पहले खनन किया गया था। इसलिए आध्यात्मिक जगत में क्रिस्टल के उत्पाद से कोई समस्या नहीं थी। बेशक अगर इस क्षेत्र को सादे ब्लैक जैसी संभावनाओं का सामना करना पड़ा तो उत्पादन कम हो जाएगा, लेकिन पेंटिंग अभी भी मौजूद रहेगी। उनके बनने के लिए ऊर्जा की कम मात्रा के कारण आध्यात्मिक क्रिस्टल बनने के लिए यह अपना परिवर्तन पूरा नहीं कर पाएगा। वैसे भी वर्तमान में ब्लैक प्लेन के क्रिस्टल प्रति वर्ष लगभग 48,000 क्रिस्टल का उत्पादन कर सकते हैं, जिससे ड्रिच शहर में लगभग 100 लोगों को रोजगार मिलता है। यह अभी भी बहुत छोटी संख्या थी, लेकिन केवल इसलिए क्योंकि यह अभी भी मध्यम आध्यात्मिक सैद्धांतिकता वाला क्षेत्र से बहुत दूर था, जैसे कि क्रॉमवेल साम्राज्य की राजधानी, रेड वैली, स्टोन आइलैंड की राजधानी आदि। जबकि ड्राई सिटी के खनिक ब्राउन साम्राज्य के उत्तर पूर्व में ब्लैक प्लेन की खदानों में से एक में अपना दैनिक काम कर रहे थे, एक युवा महिला और एक मध्यम आयु वर्ग की महिला एक बड़े शहर को छोड़ रही थीं। यदि मिनोस ने इस स्थान को देखा तो वह निश्चित रूप से समझ जाएगा कि यह एक समृद्ध क्षेत्र था, संभवतः एक प्रमुख कुलीन परिवार का प्रभुत्व था। वहां एक विशाल आबादी थी, कई कीमिया दुकानें, सरनी दुकानें और आध्यात्मिक दुनिया में अन्य व्यवसायों से संबंधित अन्य सेवाएं थीं। आखिरकार जब वृद्ध महिला ने पूछा तो दोनों महिलाएं इस महान शहर को पीछे छोड़ गईं। मिस एबी, हम कहाँ जा रहे हैं? उसने एबी के रक्षक के बारे में पूछा था, जिनसे मिनोस आध्यात्मिक टूर्नामेंट एडा की यात्रा के दौरान मिले थे। उसने नीला कवच पहना था, जो लगभग एक पोशाक जैसा दिखता था, जो उसके परिपक्व शरीर को महत्व देता था। अंत में एडा के बगल में एबी बैठी थी और एक आध्यात्मिक जानवर के ऊपर यात्रा का आनंद लेते हुए परिदृश्य को देख रही थी, जो एक बड़े बाग की तरह दिखता था। फिर बोली, हम ब्लैक प्लेन में अपने दोस्त मिनोस से मिलने जा रहे हैं। ओह, क्या आप उस युवक के बारे में बात कर रहे हैं जो आध्यात्मिक टूर्नामेंट के फाइनल में था? मुझे लगा कि तुम उससे नाराज हो। एडा ने अपनी युवा महिला को चिढ़ाया। वह कई वर्षों तक मिलर परिवार की अधीनस्थ थी और जब से एबी ने आध्यात्मिक अकादमी में पढ़ाई शुरू की, उसे उसके अंगरक्षक की भूमिका दी गई थी। लेकिन दोनों के साथ एक अधीनस्थ और युवा महिला की तरह व्यवहार नहीं किया गया। एबी एडा को अपनी बड़ी बहन के रूप में देखती थी, जिसके साथ वह बात कर सकती थी और सलाह मांग सकती थी, जबकि एडा एबी की देखभाल ऐसे करती थी जैसे वह उसकी छोटी बहन हो। इसलिए एडा को उस अशोभनीय प्रस्ताव के बारे में पता था जो मिनोस ने एबी को तब दिया था जब वे क्रॉमवेल साम्राज्य की राजधानी में थे। मैंने पहले ही उसे पीछे छोड़ दिया है। मिनोस लंबे समय से मेरा दोस्त रहा है और मोना के फ्लेमिंग एम्पायर में जाने के बाद मेरे पास यहाँ करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। एबी और मोना को सबसे अच्छे दोस्त माना जा सकता है, इसलिए उसने एक मज़ेदार साथी खो दिया है जो उसके खाली समय में था। और मिलर परिवार के क्षेत्रों में लौटने के बाद एबी ने केवल प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया था और अब वह 42 के स्तर पर थी। उसकी प्रगति मिनोस जितनी तेज नहीं हो सकती है, हालांकि वह अभी भी बहुत अच्छी थी, ये देखते हुए कि उसमें ब्लैक ग्रेड प्रतिभा थी और वह एक प्रमुख कुलीन परिवार की एक युवा महिला थी। इस कारण से वह निस्संदेह 26 वर्ष की आयु से पहले साधना के छठे चरण तक पहुंच सकती थी। लेकिन मध्य महाद्वीप के उत्तर में ये बिल्कुल सामान्य था। इस क्षेत्र में खेती की समस्या तब शुरू हुई जब कोई खेती के उस स्तर पर पहुंच गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि साधना के इस चरण में प्रत्येक स्तर से ऊपर उठने के लिए किसी को जिस आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वह पिछले चरणों की तुलना में कई गुना अधिक थी। आपको एक विचार देने के लिए 50 से 51 के स्तर तक एक साधक की आध्यात्मिक ऊर्जा में जो अंतर था, वह स्तर 43 के किसी व्यक्ति की सारी शक्ति के बराबर था। इसलिए जब तक कोई कृषक मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक क्रिस्टल का उपयोग नहीं करता, उसे प्रत्येक स्तर को ऊपर उठाने में लंबा समय लगेगा। केवल निम्न श्रेणी के क्रिस्टल का उपयोग करना,
या इससे भी बदतर इन वस्तुओं की उपस्थिति के बिना खेती करना। और मध्य महाद्वीप के इस क्षेत्र में बहुत अधिक मध्यम श्रेणी के क्रिस्टल नहीं थे। इसके कारण जब वे साधना के इस स्तर पर पहुंचे तो इस क्षेत्र के निवासियों को उनकी साधना गति में भारी कमी का सामना करना पड़ा, जिसने 500-600 वर्ष की आयु वाले लोगों को अधिक मजबूत आध्यात्मिक राजा बना दिया। मामले को बदतर बनाने के लिए इस क्षेत्र में इतनी अधिक गोलियां नहीं थीं जो इन लोगों की मदद कर सके, क्योंकि मांग आपूर्ति से दर्जनों गुना अधिक थी। इस स्तर पर लोगों के बीच इतने संघर्ष भी नहीं हुए जिससे इन लोगों की खेती की गति को बढ़ावा मिल सके। वैसे भी मध्य महाद्वीप के उत्तर में आध्यात्मिक राजा चरण तक पहुंचना इतना मुश्किल नहीं था अगर किसी के पास काली प्रतिभा हो, कई संसाधनों से समर्थित हो और कम से कम उसके पास ब्लैक ग्रेड खेती तकनीक हो। लेकिन उसके बाद स्थिति चुनौतीपूर्ण थी। वहां अधिक संसाधन नहीं थे और उन्हें कई भागों में बांटना पड़ा। और जहां तक एल्बर्ट जैसे अश्वेत प्रतिभा वाले कुलीन परिवारों के उन अधीनस्थों की बात है तो उन्हें इन परिवारों से न्यूनतम मात्रा में संसाधन प्राप्त हुए। परिणामस्वरूप उनकी खेती की गति इन कुलीन परिवारों के सदस्यों की तुलना में बेहद धीमी थी, जैसा कि युवा एबी के उदाहरण में हुआ था। एल्बर्ट को 50 के स्तर तक पहुंचने में लगभग 80 वर्ष लगे, जबकि एबी 30 वर्ष की होने से पहले ही ऐसा कर सकती थी। वह इस क्षेत्र की वास्तविकता का प्रतिबिंब था। मैं देखना चाहती हूं कि उस जगह में क्या हो सकता है जिससे वह ज्वलंत साम्राज्य में जाने से इनकार कर दे। एडा ने अपने चेहरे पर उत्सुक अभिव्यक्ति के साथ कहा। वह नहीं जानती थी कि कोई मिनोस जैसा पागलपन भरा काम कैसे कर सकता है। एबी एक पल के लिए हंसे और कहा, मुझे नहीं पता कि उस स्थान पर उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण होना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं भी उत्सुक हूं। वह जानती थी कि मिनोस को उसकी मां का साथ नहीं मिलता था, लेकिन इसका मतलब केवल ये था कि वह उसके संप्रदाय में नहीं जाएगा। वह अभी भी फ्लेमिंग साम्राज्य के अन्य 7 संप्रदायों में से एक में जा सकता था, इसलिए एबी को पूरी तरह से समझ नहीं आया कि वह क्या कर रहा था। एबी को मिनोस की बेतुकी ताकत के बारे में भी संदेह था। क्या उसमें कोई बेतुकी जन्मजात क्षमता है? उसे आश्चर्य होता था कि हर बार उसे उसका प्रदर्शन याद रहता था। उसने आध्यात्मिक अकादमी के समय मिनोस का शारीरिक परीक्षण देखा था, तो उसने सोचा कि उसके पास राजा के आकार का शरीर है। फिर उसे संदेह हुआ कि यह केवल युवा स्टुअर्ट की ताकत को समझा सकता है। आखिरकार 70 के स्तर तक स्केल से पहले जब एक साधक आत्मा की जांच कर सका तो उसे यह महसूस नहीं हुआ कि कोई तकनीक कितनी कुशल थी और प्रौद्योगिकी की दुकान को बिना किसी अनिश्चितता के पता लगाने की गुणवत्ता में अंतर करने का एकमात्र तरीका था। वैसे भी इसमें अधिक समय नहीं लगा और वह आध्यात्मिक जानवरों के ऊपर की 2 महिलाएं ब्राउन साम्राज्य के पश्चिम की ओर स्थित क्षितिज पर लुप्त हो गईं।